Good evening. 1 second. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. What are you currently? What are you viewing on screen? Yes, sir. Visible, है, sir. You are seeing my slide. Yes, sir. Yes. Visible. Yes, sir. Yes, sir, it's Yes, sir. visible. Yes, sir, it's plagiarism and citation reference management. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Today I'm going to teach on plagiarism, citation, and reference management. I think drill bit की आपकी presentation drill bit की तरफ से हुई थी आपके यहाँ पे. हाँ, तो हो उन्होंने गई सर. plagiarism के बारे में कुछ बताया होगा. जी जी सर. क्या होता है plagiarism? सर हम किसी की भी जैसे हम मटेरियल वगैरह एज इट इज हम अपनी रिसर्च में यूज करके फिर उसको रेफरेंस ना दें. अच्छा, ठीक है. किसी तो, और का कंटेंट यूज करके फिर उसको रेफरेंस भी नहीं देना, दैट इज प्लैगिंग. वेरी राइट. प्लेगरिज्म का मतलब है कि आप किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से उसने जो डेटा बनाया है या वर्क किया है उसको आप यूज कर रहे हैं और उसको ड्यू क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं. ठीक है. तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड प्लेगरिज्म, साइटेशन एंड रेफरेंस मैनेजमेंट. तो ब्रॉडली जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो टॉपिक तो मेरे को रिसर्च स्कोप एंड इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन मैंने कुछ लेक्चर्स में बीच में मैं भी ज्वाइन था तो मैंने देखा कि रिसर्च ऑलरेडी कवर हो गया है और आपके काफी टॉपिक्स कवर हो गए हैं. तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा काम का रहेगा, इसलिए इस टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हुए मैंने इस पे लेक्चर प्रिपेयर किया है. तो ये रिसर्च जो है उसको हम इन जनरल रिसर्च कहते हैं. रिसर्च क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि हम ऑलरेडी जो लोग काम कर चुके हैं उसके ऊपर और गहनता से काम करते हैं, बार बार उसे पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ नया, उसका कुछ नया आयाम, नया दृष्टिकोण निकालकर उस पे अपना शोध करते हैं. तो उस काम को ऑब्वियसली रिसर्च बोल रहा हूं तो हमें जो लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसे पढ़ना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे कि दूसरों ने जो अभी तक काम कर लिया है जिसे लिटरेचर को हम रिव्यू करेंगे, वो देखेंगे कि भाई कितना काम किया उन्होंने, क्या क्या किया, पढ़ेंगे. फिर उसमें से जैसे कि अभी आपके 2 महीने हो गए हैं, 15 दिसंबर से इन जनरल लेट तो 15 दिसंबर से आपका टाइम शुरू हो गया कोर्स वर्क का और 15 फरवरी निकल गई. 2 महीने से ज्यादा समय हो गया आपको. 6 महीने के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप सिनॉप्सिस बनाएंगे. तो इस दौरान आप दूसरा जो पुराना वर्क है वो आप पढ़ेंगे, तभी तो आपको आइडियाज आएंगे कि भाई इन फील्ड्स में काम हो रहा है, अब मैं किन फील्ड में काम करना चाहती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा टॉपिक मेरे लिए सही रहेगा. तो वो हम देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम जब दूसरों का वर्क पढ़ते हैं तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं कि अरे वाह यार, इसने बहुत अच्छा लिखा है, इस राइटर ने, इस रिसर्चर ने, इस कॉलमिस्ट ने. किसी का विकास जी अपना मोबाइल जरा म्यूट करिए. थैंक यू वेरी मच मैम. तो जब हम पढ़ते हैं तो इंस्पायर हो जाते हैं उनसे. तो जब हम कुछ तो इंस्पिरेशन के कारण, कुछ जब हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका बैकग्राउंड लिखते हैं उसके कारण, कुछ हमारी लेजीनेस के कारण कि हम समय पे तो पढ़ते नहीं है, फिर एंड मोमेंट पे हमें काम कंप्लीट करना होता है. कुछ हमारी लैंग्वेज और राइटिंग एबिलिटीज में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कई बार, उस कारण तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हम दूसरे का काम यूज करें. ठीक है. तो जब हम मोटिवेट होते हैं कि हम दूसरे का काम शुरू करें, वहीं से प्लेगरिज्म की सीमा शुरू हो जाती है. और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम 100% अपना लिखते हैं. हम 100% अपना लिखेंगे तो हम कोई ऐसी चीज तो खोज नहीं रहे हैं जो दुनिया में अभी तक खोजी नहीं गई है. हम ऑलरेडी आइडियाज जो चल रहे होते हैं उन्हीं पे आगे से आगे काम करते हैं. तो प्लेगरिज्म वहीं शुरू होता है. क्योंकि जो जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो रिसोर्सेज देखते हैं, तो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. अगर प्रिंटेड फॉर्म में जाए तो बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकती हैं, रिपोर्ट्स होती है, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, एक्सेट्रा. ऑनलाइन के अंदर
ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं जिसपे कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स का, सब्जेक्ट्स का बहुत सारा डेटा, पैनल डेटा होता है। एक तो ईयर वाइज डेटा जो होता है उसे पैनल डेटा कहते हैं, और एक होता है कई टॉपिक्स का डेटा। तो ऐसे कई ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं अलग अलग फील्ड में जो आपको अवेलेबल रहते हैं। फिर ई जनरल, ई बुक्स, आप वेबसाइट्स, बहुत सारे संस्थानों की जो वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स है, उन पे भी बहुत सारा रीडिंग मटेरियल अवेलेबल रहता है। प्लस आपके टॉपिक अगर इस तरह का है जिसमें सोशल मीडिया पे भी बहुत बातचीत होती है तो वहां से भी डेटा मिलता है। मल्टीमीडिया में आपने रेडियो में कोई शो सुना, टेलीविजन पे कोई इंटरव्यू देखा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन आपको कोई वीडियो, इमेजेस मिलते हैं जिसको आप अपने इसमें थीसिस में यूज करते हैं। तो ये सारे जनरली रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। ये एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं है, और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हम इंस्पायर हो जाते हैं, और इन जनरल एज ए छोटे बच्चों के लिए ये लाइन लिखी हुई है कि हम किसी का पूरा रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क, डेजर्टेशन उठा के यूं का यूं अपना बता के और सबमिट कर देते हैं, तो ये प्लेगरिज्म नहीं है, ये चीटिंग है। अगर आपने 3-4 पेपर को मिला लिया, 3-4 वर्क को मिला लिया और अपना वर्क बना लिया, कुछ चेंजेस नहीं किए, बस जहां जहां कट हो रहा है वहां लैंग्वेज थोड़ी सेट कर दी और अपना बता के सबमिट कर दिया, तो ये भी प्लेगरिज्म नहीं है, ये चीटिंग है। अगर आपने किसी को कहीं से डेटा यूज किया और आपने उसको किसी और सोर्स से लिया हुआ बता दिया, तो ये भी चीटिंग है, भले ही वो आपने इग्नोरेंस में की हो, अनजाने में की हो। तो फिर प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म है कि आप जब किसी और के काम को, किसी और के शब्दों को, किसी और के आइडियाज को, इमेजेस को, साउंड्स को, किसी भी तरह का क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो कि कॉपीराइट के तहत कवर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर, उसको जब आप यूज करते हैं और उसका ड्यू क्रेडिट उस ऑथर को नहीं देते हैं, तो फिर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है वहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के तहत, और उसको हम यहाँ पे प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है, काम किसी और का है, आपने यूज किया, एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर किसी और के काम को साइट यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको ड्यू क्रेडिट उस काम का मिलना चाहिए कि भाई हाँ ये काम इसने किया है। ठीक है, वर्ड प्लेगरिज्म जो है वो लैटिन प्लेगरिसिस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है किडनैपर। ठीक है, अब अगर सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लेगरिज्म क्यों ना करें, क्योंकि बहुत आसान लगता है कि यार इसका ले लेंगे, उसका मिक्स कर देंगे, यहाँ प्रिंट करा लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में, जैसा कि मैंने पहले भी क्लास के टाइम कहा था, कि आईटी के इस वर्ल्ड के अंदर अब ड्रिलबिट वालों ने भी आपको बताया, सिर्फ ड्रिलबिट नहीं है, और भी अच्छे अच्छे प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। तो जब उसमें आपका कहीं भी आप अच्छी जगह अप्लाई करेंगे या जाएंगे, या आपने कभी अपने वर्क को आगे पब्लिश करने की सोची, तो उसी वक्त वो पकड़ में आ जाएगा, आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और रेपुटेशन का भी नुकसान होगा। ठीक है, और रेपुटेशन, काम जब हम करते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हमें कौन जानता है, लेकिन जब हम काम कर लेते हैं और उस फील्ड में 5 साल 10 साल आगे निकल जाते हैं, तो हमने बहुत समय उस चीज को दे दिया होता है, और तब फिर हमारी अगर कोई चीज पकड़ में आती है तो फिर रेपुटेशन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए छोटा ना सोचें, लंबा सोचते हुए हमेशा काम करना चाहिए। अब प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेगरिज्म क्या है। हम कितना किसी के वर्ड यूज करें तो प्लेगरिज्म शुरू हो जाएगा, भाई हम एक पैराग्राफ करें या एक लाइन करें या एक वर्ड करें। अगर, और हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी का वर्क यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से उसको क्रेडिट देना है। उस क्रेडिट देने को इस फील्ड में साइटेशन कहा जाता है। साइट, ऑथर को साइट किया जाए। अब साइटेशन के भी कुछ एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से चला आ रहा है। ठीक है, तो जैसे चला आ रहा है वैसे ही रीडर रीड करता है। जब भी कोई दूसरा रिसर्चर या ऑथर या लेमैन या न्यू स्टूडेंट आपके वर्क को रीड करेगा, तो वो जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म ने उसी हिसाब से जज करेगा कि अच्छा ये वाला काम शायद आपने खुद किया है, ये वाला काम आपने पैराफ्रेज किया है, ये वाला काम आपने दूसरे ऑथर का एज इट इज लिया है।
अब यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड बोल दिया, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आप दूसरे के काम को अपने शब्दों में जब लिखते हैं तो उसे पैराफ्रेज कहा जाता है। ठीक है, अभी तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes. Yes, sir. ओके ओके। तो अब हम आगे Yes, बढ़ते हैं sir. कि जब मैंने Clear है। कहा कि जब दूसरा रीडर पढ़ता है उस वक्त वो कैसे पता लगाता है, उसे कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि आपने दूसरे वर्ड के एग्जैक्ट, दूसरे ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड यूज किए हैं, या फिर आपने दूसरे ऑथर का काम लिया है फिर अपने शब्दों में कन्वर्ट किया है, पैराफ्रेज किया है, या फिर आपने ये मटेरियल खुद लिखा है। अगर उसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं होगा, सिर्फ मटेरियल आपने लिखा, वर्ड में टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया, तो कैसे इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्म्स जो प्रचलित तरीका है वो क्या है? तो वो प्रचलित तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा खुद का पैसेज लिखा हुआ है, हमारा खुद का आइडिया है, हमने इंटरप्रेट किया है और एक्सप्रेस किया है पूरा अपने शब्दों में, तो ना तो हमें कुछ साइट करने की जरूरत है, साइटेशन देने की, ना कोई कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत है। यहाँ मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने और दूसरे ऑथर का यूज किया है लेकिन उसको पैराफ्रेज किया है, आपने उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की है, अपने शब्दों में उसे लिखा है, तो उस वक्त आपको कोटेशन मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साइट करेंगे कि भाई इस ऑथर ने ये काम किया है इस तरीके से, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज को पैराफ्रेज करते हैं तो उसका पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है नहीं यार ये तो आइकॉनिक लाइन है, इस रिसर्च के ये बादशाह है और इसने ये बात कही है, इसको मैं एज इट इज कोट करना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये लाइन एज इट इज कोट करने जैसी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब लेकिन जब आप कोट करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट वर्ड है उनको कोटेशन मार्क्स में रखना होगा और साइटेशन भी करना होगा। तो जब रीडर पढ़ेगा, जब वो देखेगा कि भाई ये कोटेशन मार्क में और साइट किया हुआ है, यानी कि इस ऑथर के ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जब वो देखेगा कि कोटेशन नहीं है, रनिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और साइटेशन दिया हुआ है, अच्छा इस ऑथर का काम है, इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, अच्छा कोटेशन भी नहीं है, साइटेशन भी नहीं है, इसका मतलब आपका काम है, तो वो कभी उस काम को अगर अपने आगे आने वाले कामों में यूज करेगा तो उस वक्त फिर वो आपको साइट करेगा कि भाई आपके ने ये काम किया है, ठीक है। ये अब आप देखिए मैंने खुद ने ये जो बता रहा हूं ये मैंने कहीं से लिया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सोर्स इसका लिख दिया है। अभी तक कोई डाउट है तो बताएं। जैसे हमारा ही पेपर पब्लिश किया है हमने, अपना ही मेरा ही कंटेंट है जैसे, और फिर मैं आगे कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूँ और अपने ही कंटेंट को यूज करती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? तो सेल्फ साइटेशन कहलाता है शायद मैडम। तो उसमें मुझे कुछ ये साइटेशन या ऐसे कुछ देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? वापस पूछिए, मैं नहीं था। सर जैसे मैंने कोई पहले रिसर्च पेपर लिखा, हाँ उसमें जो मेरा कंटेंट है, अब मैं जो अब वापस कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, उसमें उस मेरे सेल्फ कंटेंट को ही मैं यूज कर रही हूँ विदाउट एनी साइटेशन और एनीथिंग, तो वो क्या कहलाएगा सर? वो मैं विदाउट एनी साइटेशन लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? वो प्लेगरिज्म कहलाएगा मैडम, खुद के काम को भी। सेल्फ प्लेगरिज्म है ना सर? हाँ सेल्फ प्लेगरिज्म है मैडम। अब आप ये मेरा टेस्ट लेने के लिए पूछ रहे हैं कि आप वाकई में जानना चाह रहे थे? नहीं सर, जानना चाह रहे हैं तो वो वहाँ साइटेशन लगाना जरूरी थोड़ी है, जो आप बता रहे हैं ना, मैं उसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली खुद में क्लियर करना चाह रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, आप सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाएगा वो, और आपको नहीं सर करना है। ऐसे केस में लेकिन अगर आप हम इसको अगर आप अपने किए हुए काम को यूज कर रहे हैं तो उसको साइट करिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप नया पेपर लिखेंगे या नया कोई काम करेंगे तो आपके पुराना काम जो है वो भी आपके लिए दूसरे ऑथर का काम हो गया, तो आपको अब नए तरीके से लिखना होगा, नए पॉइंट्स लिखने होंगे, और अपने वर्क को अगर उसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उसको आपको वहां पे रेफरेंस देना होगा कि भाई ये पिछले पेपर का या पिछली थीसिस का या जिसका भी काम है। ओके सर, अब समझ गए, रेफरेंस देना होगा उसका। रेफरेंस देना होगा
अभी हम वहां भी पहुंचेंगे मैडम, ओके ठीक है? ओके, ओके तो ये अब अवॉइड कैसे करें प्लेगरिज्म को? तो सबसे पहले प्लेगरिज्म, साइटेशन मैनेजमेंट और रेफरेंस मैनेजमेंट को देखना होगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर अभी तो हमने लिखना भी शुरू नहीं किया। मुझे पता है कुछ लोग लिख भी रहे हैं, अच्छा पब्लिश भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारों के मन में ये डाउट आ रहा है, आएगा कि अभी तो हमने लिखना भी नहीं शुरू किया, थीसिस के लिए सिनॉप्सिस का टाइटल भी नहीं सोचने लगे हम तो, हमने तो टॉपिक भी फाइनल नहीं किया है। हालांकि जिन्होंने नहीं किया है अभी तक उनको मैं बता दूं 2 महीने और 10 दिन निकल गए हैं, 8 दिन, तो थोड़ा अब आप शुरू करें काम। तो अभी से इस बात को जानने की कहाँ जरूरत आ गई कि भाई साइटेशन कहाँ देना है, किसका ऑथर को क्या काम देना है। और कई इस बात को सोच के शायद इसको सोच रहे होंगे कि अभी तो सबमिट करने में थीसिस या आर्टिकल लिखने में 1-2 साल लगेंगे, या थीसिस सबमिट करने में 2 साल लगेंगे, जब देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आज से इस पे काम करेगा वो बाद में जीत में रहने वाला है। क्योंकि अगर डे 1 से आप अपने रिसोर्सेज का ट्रैक रखते हैं कि मैंने किस किस मटेरियल को यूज किया है, अपनी लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज बना के रखते हैं, उनकी फुल डिटेल सेव करके रखते हैं, तो एंड में आपको बहुत काम आपका हल्का हो जाता है, ठीक है? तो आप प्लेगरिज्म को अवॉइड करें, सबसे पहले लिखने की आदत डालें, अपनी ओन लैंग्वेज में चीजों को कन्वर्ट करके लिखना शुरू करें, रेगुलरली, डेली, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम करें। और जिस भी सोर्स को आप यूज करें, चाहे वेबसाइट ही विजिट कर रहे हो, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप ई जनरल का आर्टिकल हो, चाहे हार्ड कॉपी में हो, प्रिंटेड मटेरियल हो, उसकी आप लिस्ट डे 1 से बनाइए और उसको रखिए, ठीक है? तो जब आप ये करते हैं तो आपको साइटेशन पता होना चाहिए क्या होता है, कब साइट करना है, कैसे करना है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है, एंड नोट, फुटनोट क्या होता है वर्ड के अंदर, ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो साइटेशन क्या है? साइटेशन है कि जिस भी ऑथर का वो काम है उसको आप ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं। साइट कब करना है? तो साइट आपको करना है जब भी आप कंटिन्यूशन में 3 या 4 शब्द किसी भी ऑथर के अगर आपने यूज कर लिए हैं तो उसको आप तुरंत कोटेशन में लगाएं और साइट करें। ऐसा भी नहीं है कि पूरा एक लाइन आपने किसी ऑथर का कोट किया है तो ही आपको कोटेशन मार्क लगा के साइट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लगातार किसी के 3-4 शब्द उठाए हैं और अपनी लैंग्वेज में कहीं सेट किए हैं तो उस लैंग्वेज में उसको कोटेशन मार्क करिए और साइट करिए। और दूसरा, जब आप किसी ऑथर का काम लेके अपने शब्दों में लिख रहे हैं, उसकी फाइंडिंग्स को, उसके द्वारा किए गए काम को, तो उसे पैराफ्रेज कर रहे हैं तो तुरंत साइट करें। आवाज नहीं आ रही है सर। साइट करते वक्त साइट करने से फायदा क्या होगा? साइट जब हम करते हैं तो उस ऑथर की पूरी डिटेल आ जाती है वहां पे। उस ऑथर की क्या डिटेल आ जाती है कि ऑथर का नाम क्या है, पेपर का टाइटल क्या है, पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, जर्नल कौन सा है, कौन सी डेट पे पब्लिश हुआ है, कौन से पेजेस पे लिखा हुआ है, सारी डिटेल उसमें आ जाती है, ठीक है? हम साइट इन टेक्स्ट भी करते हैं, फुटनोट, एंड नोट में भी करते हैं, और लास्ट में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी सेक्शन भी ऐड करते हैं सारी डिटेल्स ऐड करने के लिए, ठीक है? अगर आप, कई बार ऐसा होता है इन जनरल लिटरेचर में, साइकोलॉजी में और में, कि हम ऑथर के बारे में भी लिखते हैं। तो जब अगर हम ऑथर के बारे में भी लिख रहे हैं किसी, उस ऑथर को भी साइट करिए आप, ठीक है? जहां पे भी उसकी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हैं तो उस ऑथर को, उसको भी साइट करना होता है। सर जैसे मेरा साइकोलॉजी है एरिया ऑफ रिसर्च, तो मैं जो ऑथर को भी रेफरेंस में करूंगी। बिल्कुल मैडम, ठीक है सर। अभी मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। अब आप ये देखिए, कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं मैंने, ये मेरी खुद की थीसिस से लिया हुआ पोर्शन है, कट करके यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विच कैन बी सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर विद न्यूट्रल एंड लीस्ट नेगेटिव आउटकम इज टर्म्ड एज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो मैंने इन्वर्टेड में लिखा है, ये यूएनडीपी 2017, यूएनडीपी की 2017 में लिखी हुई रिपोर्ट से मैंने इसको लिया है। और साथ में जो आगे मैंने उसमें कोटेशन में नहीं लिखा है, वो इसका मतलब क्या है कि वो मैंने पैराफ्रेज किया है उसी रिपोर्ट का, लेकिन मैंने अपने शब्दों में उसको
लिखा है। सर आपके सिनॉप्सिस का टॉपिक क्या रहा था जिसको आपने अभी मेरा डाला हुआ टॉपिक था है? मैडम इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, ये आप देखिए, ये तो यहाँ पे मैंने साइट किया है मालदीव्स ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट को कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मालदीव्स इन इंडिया ऑफ कोविड-19। तो उसमें आगे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी आप एज इट इज लाइन उठाते हैं तो आप तुरंत वहां से साइट करें इन्वर्टेड में लगा के। अगर आपने पैराफ्रेज किया है तो भी साइट करें, पर इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब कई रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें से आप फिगर्स भी कॉपी करते हैं या लेते हैं अपनी रिपोर्ट में लगाने के लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के का पूरा पिक्चर है जिसमें यूएन के 17 सस्टेनेबल गोल्स के नाम लिखे हुए हैं और पिक्चर बनी हुई है। तो ये इसको मैंने उनकी वेबसाइट से लिया, तो मैंने सोर्स नीचे तुरंत लिख दिया। मैंने लिख दिया जिस यूआरएल पे मुझे ये पिक्चर मिली थी उस यूआरएल को मैंने यहाँ पे सोर्स में लिख दिया। ये तो मेरी पिक्चर है जो मैंने अपनी थीसिस में से काट के लगाई है। अब ये पिक्चर मैंने इस थीसिस में से ली है क्योंकि ये फिगर 1.1 जो लिखा हुआ है ये उनकी वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है। उनकी वेबसाइट पे तो सिर्फ पिक्चर थी, मैंने लिखा मेरा फिगर 1.1 और सोर्स वहां थीसिस में लिखा। अब मैंने पीपीटी के अंदर क्योंकि ये पिक्चर मैंने वहां से यूज की तो मैंने नीचे सोर्स में लिख दिया मेरी थीसिस का नाम भी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हाँ सर। चलिए, यस सर। ये मैंने नीति आयोग से पिक्चर ली तो मैंने इसको प्रॉपर्ली वहां पे साइट कर दिया। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल किया। ठीक है, स्टेटस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो हर साल पब्लिश होती है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है ना, तो नाबार्ड उसको पब्लिश करता है। तो अब मैंने जो डेटा लिया तो मैंने 11 की रिपोर्ट से भी लिया, 12 की रिपोर्ट से भी, 13, 14, 15, 20, 21, 11, 12 से 20, 21 तक का डेटा लिया। तो मैंने वो डेटा हर रिपोर्ट में से कॉपी करके अलग टेबल बनाई तो मैंने, लेकिन डेटा सारा मैंने कहाँ से लिया, उन रिपोर्ट से लिया। तो मैंने नीचे सोर्स का नाम लिखा SOMFI स्टेटस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया 2011-12 से 2020-21। क्योंकि बहुत सारा डेटा, क्योंकि आप जब रिसर्च करेंगे तो मैंने आपको उसमें भी कहा कि आपके पास में बहुत सारे रिपोर्ट्स के थ्रू या फिर क्या बोलते हैं ये ऑनलाइन डेटाबेसेस के थ्रू बहुत सारा डेटा हम लेते हैं। तो जब ऑनलाइन डेटाबेसेस से डेटा लिया है तो आपको वो भी साइट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन भले ही आप उस पर खुद की लगा रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं, लेकिन जहां से भी आपने वो लिया है उसको आप यहाँ पे साइट करेंगे। उसके बाद में अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी अटेंटिव हो जाएं। अब ये ओरिजिनल सोर्स में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर पीपल one must have a reasonably accurate idea of what they do and do not know that is pertinent to the communication. Treating people as though they have knowledge that they do not have can result in miscommunication and perhaps embarrassment. ठीक है, स्टूडेंट ने उसको लिखा, ये ओरिजिनल सोर्स था और नीचे ओरिजिनल सोर्स का नाम लिखा हुआ है। स्टूडेंट ने लिखा effective communication depends on generally accurate knowledge of what the audience knows. If a speaker assumes too much knowledge about the subject, the audience will either misunderstand or be bewildered. तो उसने उसी को पैराफ्रेज किया, ठीक है, लेकिन उसको साइट नहीं किया। तो क्या ये प्लेगरिज्म है? यस सर। नहीं सर, मैंने उसने लिखा है कि मैंने ये कहाँ से लिया है? सर उसने तो अपनी लैंग्वेज में लिखा है। लैंग्वेज चेंज की है उसने तो अपनी सेम। लैंग्वेज में लिखा है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ, बात तो yes, उसने sir. वही कही है ना जो उसने अपने थीसिस में कही, उसने अपने रिसर्च वर्क में कही है। सर लैंग्वेज चेंज कर देंगे फिर भी सर, है। प्लेगरिज्म हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, उसके बावजूद भी आजकल जो सॉफ्टवेयर नए बन रहे हैं वो काफी हद तक ऐसा, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक तो होती है जनरल इंफॉर्मेशन कि पॉवर्टी हाँ जी। क्या है। तो पॉवर्टी इज लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल प्लस सोशल इन टर्म्स में।
ठीक है, एक तो होती है जनरल लाइन, एक है किसी ने अपना वर्क किया कंप्लीट, उस पर रिसर्च की, उसके बाद उसका रिजल्ट लिखा। तो जो रिजल्ट होता है ना थीसिस के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर, वो एक्सक्लूसिव होता है ज्यादातर। जब आप उस रिजल्ट पोर्शन को उठा के यहाँ पर लिखते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक्सप्लेन की है और वो आइकॉनिक बन गई है उस फील्ड के अंदर, तो जब आप उसको उठा के पैराफ्रेज करते हैं और वो नई है, 75 साल से पुरानी नहीं है, तो जो प्लेगरिज्म चेकर है वो चेक करके बता देता है कि ये इसका काम था, इसने इसको यहाँ पे कोट किया है या इसने इसको यहाँ पैराफ्रेज किया है, पर इसको यहाँ पे इसने साइट नहीं किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक तो होती है इन जनरल बहुत सारी बातें लिखना, एक होता है स्पेसिफिक किसी का मैटर उठा के आपने लिखा है, तो उसको आपको साइट जरूर से करना पड़ेगा। Am I clear? जी सर। यस सर। This is plagiarism. ठीक है? Although the student paraphrase from the original source, a citation must be provided in text. Reference at the end of their assignment must be provided. अब यहाँ पे रेफरेंस वर्ड आ गया पहली बार, जो कि मैडम भी कह रहे थे, अग्रवाल मैडम। तो साइटेशन का मतलब है कि आप उस ऑथर को साइट कर रहे हैं जिस जगह आप लिख रहे हैं, उसके बाद में आप जब चैप्टर एंड होता है, कई बार फुटनोट में भी होता है, पर आजकल फुटनोट का चलन नहीं है, चैप्टर एंड होता है या थीसिस एंड होती है, आर्टिकल एंड होता है, वहां पर हम पूरी लिस्ट लगाते हैं कि किस किस को साइट किया है। तो वहां सारी डिटेल आती है उसकी, ऑथर का नाम, टाइटल, पब्लिकेशन से रिलेटेड डिटेल, उसको रेफरेंसेस कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि ये इमेज ली इसने, फिगर 5, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर रेफरेंस लिस्ट में इसने इसको लिखा, यहाँ WHO 2015 तो साइट किया उसने, जहाँ फिगर चिप लगाया है वहीं पे, और रेफरेंस लिस्ट में उसने लिखा WHO 2015 इम्यूनाइजेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम, ये उसने URL भी पेस्ट कर दिया इंटरनेट से कि इस URL से ये डेटा मैंने लिया है। क्या ये प्लेगरिज्म है? नहीं सर, ये प्लेगरिज्म नहीं। नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल सही, इसने वो डेटा यूज किया है, इसने दूसरे के काम जो किया है या दूसरे की वेबसाइट पे है, उन्होंने बनाया, उन्होंने लगाया, उनका क्रिएटिव जो क्रिएटिव वर्क उन्होंने यूज किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको ड्यू साइटेशन भी दे दिया और रेफरेंस भी दे दिया। ड्यू क्रेडिट दे दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उन्होंने क्योंकि ड्यू क्रेडिट दे दिया, तो ये प्लेगरिज्म नहीं है। Then next हम आ जाएंगे, as long as you provide a citation and a reference, you can reuse tables, diagrams and images. अब इसे पढ़ें आप। एक आर्टिकल 1 है, sometimes we have to write long papers, but most of the time it is unnecessary. The papers often contain long introductions, और फिर उसने कुछ लिखा, जिसने लिखा उसके बारे में भी बता रखा है ऊपर, फिर पैराफ्रेज किया एक बच्चे ने उसको या रिसर्चर ने दूसरे, उसके नीचे उसने उसका साइटेशन भी कर दिया और रेफरेंस भी दे दिया, तो ये भी प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा था, आई एम सॉरी, क्वेश्चन ये था कि ये दोनों आर्टिकल एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, जैसे कि अग्रवाल मैडम ने क्वेश्चन भी किया था, दोनों आर्टिकल एक ही जने ने लिखे हैं चेंज कर दी गई है और उसने सेम लैंग्वेज को यूज कर दिया है, यूं का यूं, पैराफ्रेज नहीं किया है उसने पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसे का ऐसे लिख दिया और फिर साइड भी नहीं किया, उसने अपना नीचे नया आर्टिकल का नाम लिखा हुआ है कि ये इस आर्टिकल का पोर्शन है, और ऊपर वाला दूसरे 2012 के आर्टिकल का पोर्शन है, दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम टू सेम है। इस केस में इसे सेल्फ प्लेगरिज्म कहेंगे। Even your own previously submitted work must be cited and referenced appropriately. You could either quote, paraphrase or summarize, providing a citation to the original source. तो प्लेगरिज्म में हम ये समझ गए कि किसी और के काम को अपने काम का बेस बनाने में, अपने काम में यूज करने में कोई गलत बात नहीं है, जब तक कि हम उसको प्रॉपरली साइट करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इसमें लिमिट होती है कि प्लेगरिज्म कहां तक एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 5%, 10%, 8%, 7%, जो भी लिमिट होगी उतना ही प्लेगरिज्म अलाउड होता है। उसके बाद में आपका सारा साइटेशन और खुद का वर्क होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, साइटेशन की बहुत सारी स्टाइल्स हैं, हम आज यहाँ स्टाइल्स नहीं देखेंगे,
पर मैं कुछ नाम बता सकता हूँ। जैसे ह्यूमैनिटीज के अंदर शिकागो MLA स्टाइल्स चलती हैं, सोशल साइंसेज में। सर एक क्वेश्चन रेज करूं? हाँ प्लीज मैम। सर मेरा स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, लेकिन जैसे हमारे रिसर्च में तो खाली टेस्ट होते हैं जो वो ही डिफरेंट होते हैं सर, और तो रेस्ट जो डेटा है हमारा, हम मोस्टली हम लोग स्पोर्ट्स वाले एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं क्योंकि हमारे भी ज्यादा होते हैं। तो फिर आप लोग कहोगे कि प्लेगैरिज्म मींस। मैं बताता हूँ मैडम, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। आपके ब्रदर है मैडम? हाँ जी। आप और आपके ब्रदर एक साथ बैठे, पेन और पेंसिल लेकर, और अपने पिताजी के बारे में 10-10 लाइन लिखें। हाँ सर। क्या वो सेम हो सकती हैं? काफी हद तक तो सेम होगी। क्या उसके सारे शब्द सेम होंगे? उनका नाम सेम होगा, उम्र सेम होगी, उनके व्यवहार की कुछ बातें सेम होंगी, क्या वो सेम हो जाएंगी? बिल्कुल बट सेम 50%, हाँ 50 से ज्यादा % तो सेम ही होगा। नहीं, सिर्फ सेम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सेम होगा उनका नाम, उनकी उम्र, व्यवहारिक बातें। जिस तरीके से आपने उन्हें महसूस किया और जिस तरीके से उन्होंने महसूस किया है, उस लिखने में बहुत फर्क आ जाएगा। इसी तरह जब हम एक टॉपिक की बात करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर या जनरल साइकोलॉजी हो, उसमें टेस्ट होते हैं, मैंने भी माना। और टेस्ट से आप डेटा लेते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति एक ही चीज के बारे में 10-20 सोर्सेज से पढ़कर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो उसमें सिमिलरिटी होने की संभावनाएं 99% नहीं है। सिमिलर क्या होगा? जो उस फील्ड के रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो उस फील्ड की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो बिल्कुल सेम होंगी, मैं मान रहा हूं। लेकिन पूरा का पूरा सेम हो जाए, या जहां जहां जिस चीज का पैराग्राफ आ रहा है वो आ जाए, और उस पैराग्राफ को अलग मीनिंग वही निकल रहा है लेकिन अलग शब्दों में लिखा हुआ है वहीं पे, तो सब समझ में आ जाता है कि भाई ये जो काम है ये इस आर्टिकल से उठाया हुआ है और इस आर्टिकल को इन्होंने यहाँ पे पैराफ्रेज करके लिखा है। क्योंकि जब आप 10, 15, 20, 25, 50, 100 आर्टिकल पढ़ के लिखते हैं ना, तो जब थीसिस लिखने की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप पढ़ के लिखते हैं 100 आर्टिकल जब पढ़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी भाषा, अपनी शैली बनने लग जाती है, क्योंकि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी हैं, कौन सी उस आर्टिकल में से आपके पर्टिकुलर काम की इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब आप आगे से आगे आपके पास में आती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि दो व्यक्ति अगर सेम काम भी कर रहे हैं तो सेम वर्क नहीं होगा। इवन आप अब जैसे पढ़ाने लगेंगे स्टूडेंट्स को, आप एक ही बात पूछेंगे कि गरीबी क्या है, गांधी जी कौन है, या कोई बीमारी के बारे में लिखें, या कोई इवेंट एक्टिविटी हुई है देश में, कोई घटना घटी है उसके बारे में लिखें। सेम सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन दोनों को दी गई है, उसके बावजूद भी जब वो उस टॉपिक पे लिखना शुरू करेंगे तो उनकी वोकेबलरी भी अलग होगी, जिस चीजों पे वो एम्फेसाइज करेंगे वो भी अलग होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा मैडम। इसलिए प्लेगरिज्म जो है वो कोई गलत बात नहीं है अगर यहाँ पे इस चीज को लागू किया गया है तो, क्योंकि ये नए क्रिएटिव काम को बढ़ाने के लिए फोर्स करता है रिसर्चर्स को कि हमें कुछ अपना काम करना है। ठीक है, तो सोशल साइंसेज में अमेरिकन साइकोलॉजिकल APA और MPA ज्यादा चलती हैं, उसके अलावा भी लीगल और जो अलग अलग विभाग हैं उनके हिसाब से साइटेशन है। साइंस में भी, क्योंकि मैं साइंस का नहीं हूँ, पर IEEE की जनरल्स में IEEE की खुद की साइटेशन है। उसके अलावा भी जो ACS है वो चलती है केमिकल सोसाइटी में, और बाकी यहाँ पे लिखी हुई है। सब साइटेशन लिखने का अलग अलग तरीका होता है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि भाई साइटेशन क्या होता है और प्लेगरिज्म क्या होता है। तो अब हमें ये पता चल गया प्लेगरिज्म क्या है, दूसरे का काम यूज किया है तो साइट करना है। कैसे करना है, तो वो हम आ जाते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट के ऊपर। अब रेफरेंस मैनेजमेंट क्या होता है, या तो आपने जो वर्क किसी का पढ़ा तो आप हर चीज एक नोटबुक मेंटेन करिए, उसके अंदर आप लिखिए भाई कि ये टाइटल है, इसका ये ऑथर है, इसका एडिशन ये है, पब्लिशिंग डेट ये है, इस पेज से इस पेज से मैंने ये काम लिया है। इस तरीके से हर बुक का, हर जर्नल का आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन आज क्योंकि IT का टाइम चल रहा है तो इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं
जो कि रेफरेंसिंग को आसान बनाते हैं। इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये आपके लिए रेफरेंसेस को अरेंज कर देता है, ठीक है, ताकि आप टेक्स्ट के बीच में भी साइट कर सकें और टेक्स्ट के लास्ट में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी अपने प्रॉपर फॉर्मेट में लगा सकें, ठीक है। तो रेफरेंस मैनेज डे 1 ऑफ रिसर्च से रेफरेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी चीज, अगर आप जो भी सोर्स से आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपनी पीएचडी के लिए, टाइटल फाइनल करते वक्त या टाइटल फाइनल करने के बाद उसको आप उसी दिन से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, वरना बाद में एक तो रेगुलर रहें, रेगुलरिटी छूटने पे क्या होता है कि वो कहाँ देखा था आपको याद नहीं आएगा और एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ेगा। रिपीटेशन आपका बहुत कम हो जाएगा और वर्क जो है वो आपका इजी हो जाएगा। अगर आप में से जो भी आज के दिन से अपने रेफरेंसेस मैनेज करता है तो वो एट द एंड ऑफ द टाइम मुझको याद तो जरूर करेगा कि यार सर ने उस दिन बहुत सही बात कही थी, और जो नहीं भी करेगा वो भी याद करेगा कि यार सर की बात मान ली होती अपन ने तो आज अपना काम आसान हो गया होता, ठीक है। तो रेफरेंस मैनेजमेंट डे 1 से अपने को मैनेज करना है। अब रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक तो सिंपल सा मैं बताता हूँ कि एमएस वर्ड आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपन ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ही अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो उसमें टाइपिंग भी करते हैं और भी करते हैं। कृष्णा शर्मा सर ने आपको बताया भी होगा वर्ड को कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो उसमें रेफरेंस बताए थे क्या? यस सर, बताया था। बताए थे, हाँ जी। तो आज उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपन यहाँ पे लेंगे। ये एक पोर्शन है थीसिस का। इसके अंदर जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा किसी मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी वाले चैप्टर को देखें अपन, तो भाई मार्टिन 1991 को यहाँ मैंने साइट किया। उसके बाद में नीचे मैंने हेडबर्ग, ओविडो, तालुदार 2015 को साइट किया। उसके बाद मैंने अल-ममूम इब्राहिम, मुनादी इस्माइल नवी एंड एम शाह 2018 को यहाँ पे साइट किया, ठीक है। तो वर्ड के अंदर भी अगर आप साइट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। जैसे ही आपने कोई चीज देखी और लिखी इसमें से, तो जहां भी आपको साइट करना है उस जगह पे आप कर्सर को लेकर जाइए। कर्सर को ले जाके 4th पॉइंट है रेफरेंसेस, उस पर क्लिक करिए। रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको एक तो इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन है, इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है और इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। तो अपन यहाँ साइटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज के एंड में फुटनोट कुछ नहीं देना चाहते। फुटनोट का इस्तेमाल इन जनरल बुक्स के अंदर होता है जहां पे वो एक चीज समझा रहे हैं पर उस चीज में टर्मिनोलॉजी यूज की उन्होंने, उस टर्मिनोलॉजी का मेरे टॉपिक से तो लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो टर्मिनोलॉजी वो व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको यहाँ पर ये लाइन समझ में नहीं आएगी। तो मैं उसी पेज पे नीचे फुटनोट दे देता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन जनरल फुटनोट का यूज बुक्स के अंदर इसलिए किया जाता है। पहले तो साइटेशन भी उसी पेज पे दे दिए जाते थे, अब आजकल रेफरेंस लिस्ट बनाकर पीछे देते हैं। अब कर्सर को अपन यहाँ पर लेकर आ गए जहां भी मुझे साइट करना है। फिर मैं गया इंसर्ट साइटेशन के ऊपर, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स आ रही हैं, एपीए, शिकागो, ठीक है। इसके अंदर आप और ऐड कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो मैंने, क्योंकि मैं एपीए यूज कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एपीए कर दिया। फिर इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेव कर रखे हैं जिनकी लिस्ट आ रही है, यहाँ पे आप देखें, दिख रहे हैं सभी को? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। जी सर, दिख रहे हैं। जी सर। दिख रहा है। दिख रहा है सर। इनमें से अगर मैंने इनको रीयूज किया है सपोज, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि एक चीज को, मान लो कोई रिपोर्ट है उसको मैं 4-5 बार भी कोट करूंगा अपनी फाइल में, और कोई और चीज है तो अगर मैं बार बार भी यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसी में से यूज करना है तो मैं इस पे सिर्फ क्लिक करूंगा और ये देखो आप यहाँ पर ये इसका साइटेशन ऐड हो गया ना, पहले नहीं था ये।
नहीं आई बात समझ में? इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, वापस साइट करूंगा। यहाँ पे देखो आप, ट्रेंड्स एंड क्रॉलफैक्स 2016 लिखा हुआ है पॉवर्टी के बाद, ये एग्रीवेटिंग पॉवर्टी है, इसके बाद में साइटेशन लगा हुआ है। मैं यहाँ पर एक साइटेशन ऐड कर रहा हूं, मैं इंसर्ट साइटेशन में गया, ऑलरेडी साइटेशन फीडेड है उसको, जो भी है, मान लीजिए ये अरमेंड्राज एंड मर्डॉक की बुक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, 2010 में आई थी। मर्डॉक बहुत इस फील्ड में अच्छे रिसर्चर हैं, तो मैंने उनको साइट करा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए आप, अरमेंड्रेज एंड मर्डॉक 2010 साइटेशन आ गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सर मुझे एक क्वेरी है। पूछो। एक्चुअली सर, अगर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपने ये जो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे मैंने एचआरएम की बुक में बिस्वजीत जो पट्टनायक है उनका रेफरेंस डाल दिया है ना ऊपर, और अगेन सेकंड पेज में मैं वापस उनका ही कोई कोट ले रही हूँ, तो मैं दोबारा रेफरेंस डालूंगी? बिल्कुल, अगर आप 50 बार ले रहे हैं तो 50 बार रेफरेंस डालना, साइट करना तो पड़ेगा आपको। नीचे जो बिब्लियोग्राफी में भी वो डबल बार ऐसे आएगा? नहीं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में वो ऑटोमेटिकली एक बार आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने साइट किया, क्या नाम बताया ऑथर का आपने? बिस्वजीत पट्टनायक। जो हाँ, तो मान लीजिए पटनायक डॉट वी, और उसके बाद में बुक का नाम, रेफरेंसेस में इस तरीके, और एडिशन और पब्लिशिंग डेट वगैरह सब एक बार आ जाएगा। जब मैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं कोई रिसर्च पढ़ रहा हूँ किसी और का आर्टिकल, तो मैंने देखा कि भाई इसने ये बात लिखी है और ये इसका ऑथर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इसका आर्टिकल का टाइटल क्या है, तो मैं इस नाम को देखूंगा, फिर मैं रेफरेंसेस की लिस्ट में जाऊंगा। ठीक है? हाँ सर। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे को ट्रांस और क्रोवेलफिश 2016, a conceptual model of social entrepreneurship intention based on social cognitive career theory, जनरल का नाम है एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पेज नंबर एडिशन 10 वॉल्यूम 1, पेज नंबर 17 to 38 पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। यूएनडीपी को मैंने वहां पे साइट किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को, वो यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। तो ये इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है? अगर अभी तक अपन तो काम शुरू कर रहे हैं सर, आपने तो रिजल्ट में आपने कैसे वो मतलब पूरा लिस्ट डाउन कर? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अपन तो अब काम शुरू कर रहे हैं, तो अपन को तो ये लिस्ट बनी हुई मिलेगी नहीं, ये ब्लैंक मिलेगा, ये सीधे ऐड सोर्स ऊपर मिलेंगे। तो नीचे ही नीचे यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऐड न्यू सोर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर में क्या बुक है, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, सॉरी बुक है, जनरल आर्टिकल है, पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल समझते हैं ना आप, जैसे न्यूज़पेपर है तो वो पीरियोडिकल्स होते हैं, वो जनरल नहीं है। या कई ऐसी मैगजीन्स निकलती हैं जो कि रिसर्च पब्लिकेशन नहीं देते हैं, उसके अंदर वो इंफॉर्मेटरी होता है, तो आर्टिकल्स आते हैं उनमें। कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट है जो किसी वेबसाइट से लिया गया है। कई बार अपन एक वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, कोई आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस, मिसलेनियस। इसके अलावा मिसलेनियस का ऑप्शन भी आपके पास है, तो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने जनरल आर्टिकल से लिया है तो मैं जनरल आर्टिकल लिखूंगा, फिर यहाँ पर मैं उस ऑथर का नाम लिख दूंगा कि जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, कई बार ऑथर नहीं होते हैं, कई बार जो पब्लिश किया, जैसे यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स हैं, या साइंस में आई डोंट नो कोई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी रिपोर्ट है, तो उसमें ऑथर नहीं लिखा रहता। जैसे समझिए कि माइक्रो फाइनेंस का इंस्टीट्यूशन है सीएम राज, सपोज है ना, तो सीएम राज रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है कुछ, तो उसमें ऑथर का नाम नहीं है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ही पब्लिश कर रहा है। तो उसमें हम कॉर्पोरेट ऑथर क्लिक करके और यहाँ पर उसको लिख देंगे। फिर आर्टिकल का टाइटल मैं यहाँ पर लिख दूंगा,
इम्पैक्ट असेसमेंट समथिंग समथिंग समथिंग, फिर वो जहां पब्लिश हुआ है उसका नाम लिख दूंगा। कौन से साल में पब्लिश हुआ है, कितने पेजेस हैं। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी फील्ड नहीं है। अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्स लगे हुए हैं, ऑथर, टाइटल, जनरल नेम, ईयर और पेजेस। ये कंपलसरी इंफॉर्मेशन है जो आपको फीड करनी पड़ेगी जनरल आर्टिकल में। और उसके अलावा आप सिटी, ईयर, मंथ, डे, एडिटर, पब्लिशर, इनको भी ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम, इशू, जैसे मैंने आपको जो बताया था ना उसमें सर वॉल्यूम ये लिखा, सारी मैंडेटरी है, इशू भी लिखा आ साइटेशन रहा था। पार्डन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ये सारी मैं कह रहा हूँ कंपलसरी है। बिल्कुल मैडम देनी होगी। अभी जैसे मैं आपको वहां लेकर गया था रेफरेंसेस लिस्ट में, तो वहां रेफरेंसेस पे हाँ। ऑथर का नाम लिखा हुआ था, टाइटल लिखा हुआ था, जनरल का नेम लिखा हुआ था, ईयर लिखा हुआ था, पेजेस लिखे हुए थे, वॉल्यूम लिखा हुआ था, इशू लिखा हुआ था। वॉल्यूम का मतलब होता है हर साल में जनरल का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और साल में मान लो वो एक बार आ रहा है, दो बाय मतलब ईयरली है, एनुअली है, या फिर बाय एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो वो सारी इशू बनते हैं, A1 इशू, 2 इशू, 3 इशू, 4 इशू, इस तरीके से। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसमें आ रही थी। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना ऑथेंटिक ये रहता है। क्लियर है? जैसे ही आप ओके करेंगे, सुनिए मेरी बात, हाँ जी। जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही यहाँ पर वो आपका साइट हो जाएगा और लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐड करते जाइए जैसे जैसे काम करते जाएंगे। और वर्ड के अंदर ये फायदा है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ, माइक ऑफ कर लीजिए, और क्योंकि अब मेरा रिसर्च एरिया यही है तो ये आर्टिकल तो मेरे काम आते रहेंगे आगे से आगे, तो मैं इस साइटेशन को कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है जो उस आर्टिकल का है, तो वहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। मैंने क्या किया, उस फाइल में गया, वहां से साइटेशन को उठाया और यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा, इंसर्ट साइटेशन में जाऊंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए आप एक साइटेशन आ चुका है। वहां लिस्ट कितनी लंबी थी और यहाँ पर लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम आ रहा है, मुर्डॉक 1999। आ रही है आपको मेरी बात समझ में सभी को? तो एक बार आप आर्टिकल को सेव कर लेते हैं वर्ड में, तो उसको आप आगे से आगे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अलग अलग उसके लिए, फाइल्स के लिए। ठीक है? ठीक है सर। सर वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर मैं अगर जैसे हम गूगल स्कॉलर से किसी पेपर को साइट कर रहे हैं तो ऑलरेडी साइटेशंस हमें पूरा प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उसको भी हमको यहाँ फीड करना पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है वर्ड की, कि आपको यहाँ पे सब कुछ फीड करना पड़ेगा। ये वहां से कुछ भी नहीं लेगा, ये आपके द्वारा फीड किया गया इंफॉर्मेशन को ही लिखेगा। सर साइट कर ठीक है? रेफरेंस में लास्ट में जो आजकल लिखते हैं तो वैसे भी लिखना है? नहीं नहीं नहीं, एक बार आपने यहाँ साइट कर दिया ना, हाँ जी। जैसे मैं अपन ने ये नया आर्टिकल बना लिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने साइट भी कर दिया ना। अब इसके हाँ बाद जी। में मैं बिब्लियोग्राफी बनाना चाहता हूँ इस आर्टिकल की, तो मैं यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा, और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते ही ये मेरी पूरी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। अभी तो अपने एक ही साइट किया तो एक की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ऑथर का नाम, ईयर, आर्टिकल, जनरल, एडिशन, वॉल्यूम और एडिशन और पेज नंबर। तो You mean बिब्लियोग्राफी आपकी ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी वर्ड में बना देगा। ऑटोमेटिक, हाँ वो वहां पे include। बिब्लियोग्राफी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अभी कुछ पूछना है? मैं वर्ड फाइल बंद कर रहा हूँ। वर्ड का पूरा हो गया है, साइटेशन कैसे बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है? सर जैसे बिब्लियोग्राफी है, ये अल्फाबेटिकली अपने आप अरेंज हो जाएगी क्या सर? बिल्कुल अल्फाबेटिकली अपने आप अरेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एमएस वर्ड में हमने साइटेशन रेफरेंस, एंड नोट, फुट नोट मैं भूल गया बताना। एंड नोट जैसे साइटेशन लगाया वहां पे एंड नोट और फुट नोट का भी ऑप्शन आता है, वैसे ही फीड करना है सेम उसमें जाके। और जब आप फीड करके एंटर करेंगे तो एंड नोट, फुट नोट तो आएगा उसी पेज के एंड में, और एंड नोट आएगा आपके उस फाइल के एंड में। ठीक है, क्लियर है? इन दिनों थोड़ा चलन से बाहर है एंड नोट फुट नोट सर लगाना। फाइल के एंड में मीन्स थीसिस के एंड में? जब हम वर्ड फाइल बना रहे हैं ना, तो उस हाँ। वर्ड फाइल के एंड में आएगा। अब वर्ड फाइल कई बार आप चैप्टर वाइज भी बनाते हैं, टॉपिक वाइज भी बनाते हैं, उस फाइल के अच्छा। एंड में आता है। बहुत सारे जो ठीक है थीसिस सर। होते हैं, कुछ थीसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि चैप्टर के एंड में भी वो सारे रेफरेंसेस देते हैं, और थीसिस के एंड में तो कंप्लीट थीसिस के रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं जो चैप्टर स्पेसिफिक हैं। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर है, तो उसमें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स इन जनरल हम साइट करते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में, या जो भी आपके पहले के चैप्टर्स हैं उनमें साइट नहीं हुए होते, और बाद में भी वापस काम नहीं आते। तो पूरी लास्ट में 100-150 की लिस्ट के अंदर उसको देखना, और चैप्टर के एंड में ही एक रेफरेंस लिस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर की लगी हुई हो, तो उसमें Easy देखना रहता है। थोड़ा आसान हो जाता है। तो कई थीसिस के अंदर ऐसा करते हैं, नहीं भी करते लोग, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये आपने एमएस वर्ड पढ़ा। अब एमएस वर्ड के अंदर जिस तरीके से, मैंने देखा नहीं किसने वो क्वेश्चन रेज किया कि हम वहां से गूगल स्कॉलर से लेंगे अगर, तो भी क्या हमारे को पूरा का पूरा टाइप करना पड़ेगा? तो मैंने कहा था बिल्कुल टाइप करना पड़ेगा। ऐसे ही एक्टिव रिसर्चर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कुछ, ठीक है, जो कि ये सोचते हैं कि यार इस तरीके का मैनुअल वर्क करना बिल्कुल उचित नहीं है, या जायज नहीं है, या फिर सही नहीं है करवाना भी रिसर्चर से। तो उसके लिए कुछ रेफरेंस मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं। ठीक है, जोटेरो, मेंडले और रेफवर्क्स है, जिसमें जोटेरो और भी होते हैं, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। जोटेरो और मेंडले जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि आप फ्री हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो रेफरेंस मैनेजमेंट में जोटेरो है उसको अपन अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो 3:54 हो गई है, तो 1 घंटा करीब करीब पूरा होने आ गया है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और 4 से 5 बजे वापस से अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो अपन ने ब्रेक जब लिया है, तो इस स्लाइड को मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप देखें, और कुछ आपको क्वेश्चन याद आ जाए तो जब अपन वापस रिज्यूम करें तब पूछ लें। प्रियंका मैम, एक्सक्यूज मी, आपने इससे पहले कहीं रिसर्च की हुई है क्या? हेलो। नहीं मैम, मैं तो हाँ, फ्रेशर। नहीं अच्छा, मैम। फ्रेशर हो। अच्छा, एक्चुअली हाँ आप जी। क्वेश्चन काफी अच्छे पूछते हो। हम थैंक यू। लोगों वो का मेरे माइंड का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। नहीं मैम, मेरे को बहुत, आई एम सो ईगर टू डू रिसर्च वर्क। पता है मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन चलते रहते हैं ना, तो मुझे लगता है जी। मेरे, ही इज डॉक्टर विजय सर, वो भी परेशान हो जाते हैं मेरे क्वेश्चन सुन सुन के ना। अभी अच्छा, टॉपिक्स घूम रहे हैं दिमाग में। अभी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए अभी 5 मिनट्स के लिए। नहीं, वो उन्हें क्वेश्चन किया, दैट्स व्हाई आई ओपनड इट।
चलिए शुरू करते हैं। यस सर। हाँ ये वहाँ पे वो से बढ़िया है, बट ये पता है ये पकड़ने के लिए सही है, बिकॉज अब लाइक ग्लासेस रखते हो ना, अगर उसमें 5 ग्लास भी रखे हो ना, वो भारी बहुत हो जाएगी पकड़ने के लिए। किसने कहा? एक बार है ना डीजी को टोल रहा था वो यूज कर रहा था ना, वो पर्सनली यूज कर रहा था। नहीं नहीं नहीं। बहुत दिन तक या फिर ये और ऐसे ही, लेकिन है ना सिंपल, ये कर्वी है भावना पालीवाल खुद को हैंडल म्यूट कर ले। वाली, बट वो कर्वी नहीं, भावना ये पालीवाल। जो आ गया।
अगर ये सिर्फ हैंडल के लिए लेगा ना तो आगे वाली एक बार भावना जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए आप। ये चीज वो नहीं है। थोड़ी सी चीज होती है, शक्कर में इसको रिचार्ज करा दी, छोटी और वैसी है। पता गिर के तो ये भी नहीं टूटेगी। ये इकलौती है बस, ये साइज में सिर्फ एक ही है। भावना मैडम आपका माइक म्यूट कर लीजिए आप। हेलो, टाइल जैसा लग रहा है। am I audible? हेलो। यस सर। यस सर। मैं कहाँ पर था जब मेरा कनेक्शन कटा? सर आपको आपने ब्रेक दिया था हमें, उसके बाद आप नहीं आए। ओह शिट। सर जोटेरो मेंडले और स्टार्ट रेफर्स करना बता था, रहे थे। टैरो को कैसे हम यूज करें, स्टार्ट करना था लेकिन नहीं। जो टोरो का बता रहे थे सर आप। चलो ठीक है, चलिए, ये होता है टेक्नोलॉजी के जमाने में। मैं पिछले 7-8 मिनट से बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलो सभी अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। पालीवाल जी, भावना पालीवाल क्या नाम है? हेलो। स्पेस नहीं है सर, वो सुन ही नहीं रही है, उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। मैंने वो देखी लेकिन उसको बहुत देखी। भावना पालीवाल, सर वो भूल गई माइक चालू करके, बहुत दूसरे काम में लग गए। राहुल, राहुल आप ज्वाइन हो? ये ना जी सर, राहुल सर ज्वाइन है। राहुल उन्होंने भी हमें भी म्यूट किया। हमारी वाली बोल। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कॉफी और कॉफी एंड टी के। तो हम चलिए वापस से मैं शुरू करता हूँ। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जोटेरो, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सर एक बार माइक म्यूट करवाइए भावना जी का। मैं करवाता हूँ सर। विपुल जी, राहुल, चाय नहीं पीती वरना मैं ना कप डिजाइन में ये बहुत छोटा है, ये इतनी सी, ये से ज्यादा बड़ा छोटा, ये साइज ये तो सेम साइज है। कैसे बोलते हैं कब से? चलिए वो हटा रहे हैं, अपन जब तक कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जोटेरो, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये रिसर्च फॉर लाइफ की वेबसाइट से ली गई है। हर इसको स्क्रीन हम शेयरिंग स्लाइड शो नहीं हो रही है। अच्छा, पीपीटी शो नहीं हो रही है सर। स्लाइड शो नहीं हो रही है, ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन शेयर, हो रही है सर अब। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो ये जोटेरो जो है वो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ये मैंने रिसर्च फॉर लाइफ से लिया है। इसका सोर्स या नीचे यूआरएल का भी दिया है, इसको अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सॉरी। तो ये हमें जोटेरो से रिलेटेड किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जैसा कि आप में से ही एक रिसर्चर ने कहा, सब रिसर्चर की प्रॉब्लम होती है कि क्या इतने सारे साइटेशन लिखने और टाइप करने पड़ेंगे। तो पहले के जमाने में तो इसका आंसर हाँ था, फिर वर्ड के जमाने में इसका आंसर था कि साइटेशन टाइप
बिब्लियोग्राफी अपने आप बन जाएगी। पर इन दोनों ही मामलों में टाइपिंग मिस्टेक्स होने के और रेफरेंसेस लॉस्ट होने की, गलतियां होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो क्योंकि हम बहुत सारे उसके लिए क्या उपाय है अपने पास में, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, सॉफ्टवेयर है, जैसे जोटेरो, मिंडले और दूसरे भी हैं, एंड नोट और वो भी। पर अभी हम यहाँ जोटेरो की बात करेंगे। तो हमारे पास में एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए ये सारा काम कर देगा। ठीक है, तो जोटेरो को आपको सिर्फ बताना है कि आर्टिकल कौन सा है, या बुक कौन सी है, या कॉन्फ्रेंस पेपर कौन सा है, या वेबसाइट कौन सी है, फोटो कौन सी है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताना है। फिर वो आपके लिए काम कर देगा साइटेशन मैनेजमेंट का और रेफरेंस मैनेजमेंट दोनों, जिसको हम ओवरऑल रेफरेंस मैनेजमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस मैनेजमेंट क्यों करेंगे? रेफरेंस मैनेजमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारा बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्सेज होता है, उन सबको आपको इंडेक्स साइट भी करना होता है, उनकी रेफरेंस लिस्ट, बिब्लियोग्राफीज भी बनानी होती हैं। अब ये सारा काम अगर खुद करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत रहता है। तो ये आपको इसमें मदद करते हैं सॉफ्टवेयर्स कि आप डेटा एक बार सेव करके इसे यूज करें। इसके अलावा जब हम जनरल में पब्लिश करने जाते हैं तो हर जनरल का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है। इन जनरल, बहुत सारी जनरल एपीए, एमएलए भी फॉलो करती हैं। जनरल ऐसी भी हैं जैसे IEEE है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, उनकी अपनी स्टाइल्स हैं। तो जो उनकी अपनी स्टाइल है वो फिर आपको उस हिसाब से साइटेशन को रीटाइप करना पड़ता है, रेफरेंस लिस्ट उसके हिसाब से वापस बनानी पड़ती है। मान लीजिए आपने एक जनरल में पेपर भेजा, पर वहां नहीं पब्लिश हुआ, तो आपने दूसरी में भेजा, तो फिर से पूरे साइटेशन रिवाइज करो, पूरी रेफरेंस लिस्ट रिवाइज करो। तो ये आपकी इसमें मदद करते हैं। ये ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो एपीए में पब्लिश कर लें अपनी लिस्ट को, चाहे तो एमएलए में पब्लिश कर लें, चाहे तो वैंकूवर में कर लें, चाहे तो शिकागो में कर लें, चाहे तो IEEE में कर लें। सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। 1000 से ज्यादा रेफरेंसिंग स्टाइल्स जोटेरो में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कहीं से भी काम करें, सिंक अगर आप करके रख रहे हैं अपने डेटा को, तो सिंक करने से वो किसी भी डिवाइस से आप उसको उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जोटेरो क्या है? जोटेरो एक फ्री ओपन सोर्स रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जो कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जनरल, बुक, आर्टिकल, अदर रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करता है। उन साइटेशंस को PDF फाइल, इमेजेस, लिंक और लाइब्रेरी में मेंटेन करता है। वर्ड में और अदर ऑफिस, जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं, उनके साथ में वो एक साथ काम कर सकता है। इसके अलावा पब्लिश कर, आपकी जो ऑलरेडी लाइब्रेरी आपने बना ली, सपोज उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने रिसर्च ग्रुप के साथ, अपनी क्लास के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो शेयर फोल्डर भी एक होता है, उसमें आप उसे शेयर कर सकते हैं। विंडोज, लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोटेरो कंपेटेबल है। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है इसे डाउनलोड करने के लिए। तो सभी अपने उस पर आ जाइए, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और इसको अभी हम ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी इसको लेकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टैब खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोटेरो, या हमें उसका साइट का नाम भी पता है, हम चाहें तो डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, www.zotero.com। तो हम जोटेरो की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम जोटेरो की वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो इस तरीके से हमें साइट दिखाई देगी। ठीक है, जिसपे योर पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट लिखा होगा। यहाँ पर एक रेड कलर का डाउनलोड का बटन आएगा। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. डाउनलोड का जो बटन आ रहा है, आप साथ में भी कर सकते हैं चाहे तो। डाउनलोड करेंगे इसको, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे इस तरीके की वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है जोटेरो 6 फॉर विंडोज और जोटेरो कनेक्टर। इन तो सबसे पहले हम जोटेरो 6 को डाउनलोड करेंगे।
देखिए इसको क्या आग लग रही थी तेरे, क्या आग लग रही थी? मेरा कोर्स वर्क चल रहा है पीएचडी का यार। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा, कोर्स वर्क चल रहा है पर पढ़ा मैं रहा हूं, तो अपने आप को म्यूट रखो। सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी सर। क्योंकि ये 2000 पुराना इसमें वर्जन लिखा हुआ, पीपीटी में लिखा हुआ है। अभी जो आ रहा है वो जोटेरो 6 उन्होंने, जैसे ही आप डाउनलोड पे जाएंगे तो इस तरीके का आपका टैब खुल जाएगा। टैब में लिखा होगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे करके सेव बटन दबा दिया। यहाँ पे इसका डाउनलोड शुरू हो गया है, कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर। 49 MB का है, 10 MB अभी हो गए हैं, जब तक हम आगे वहां से उस चीज को समझते हैं। तो ये वाला लिंक आया था, हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, हमने सेव का ऑप्शन दबाया, अब वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में डाउनलोड हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसे इंस्टॉल की परमिशन दे देंगे। ये जिसकी आपकी वेबसाइट कंप्यूटर पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, या कैसी भी इंफॉर्मेशन वो पूछेगा कि भाई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दीजिए। फिर वो वेलकम टू जोटेरो सेटअप आ जाएगा, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड, नेक्स्ट, इंस्टॉल करेंगे तो प्रोग्राम फाइल्स में सेव हो रहा है जोटेरो, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि आपको लॉन्च भी करना है क्या, और तो आप कर देंगे, ये लॉन्च पे क्लिक करके फिनिश बटन दबाएंगे, ठीक है। सर विजिबल हो गया, आप शो, हाँ अभी हो गया, ठीक है। मैं मेरी पार्डन, मेरा नथिंग सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है, सब दिख रहा है। यस सर, यस सर। तो वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होते ही, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा 40 ओपन व्हेन डन कर देते हैं, ताकि ऑन होते ही, इंस्टॉल होते ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में एक कनेक्टर भी होता है जोटेरो को, वो आपके क्रोम के साथ कनेक्ट करेगा, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो जोटेरो एक्सटेंशन जो कि क्रोम का एक्सटेंशन है, उसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा था, फिर मैंने इसको अनइंस्टॉल किया आज, ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकें कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो वेबसाइट पे गए, डाउनलोड का बटन दबाया, उसने कहा कहाँ सेव करना है, हमने सेव किया। जैसे ही वो डाउनलोड हुआ, हमने उसे ओपन किया तो इस तरीके की फाइल आ जाएगी कि आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ हम रन करना चाहते हैं। जो कि मैंने अभी पीपीटी में दिखाया वही सब यहाँ पे पेजेस, वेब पेजेस खुलते चले जाएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होते चले जाएंगे। ये आपसे परमिशन ले रहा है विंडोज की क्या ये करनी है, तो हम लिखेंगे यस। ये विजार्ड ओपन हो गया, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट, प्रोग्राम फाइल्स में जोटेरो सेव हो रहा है, इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया, वो पूछ रहा है लॉन्च करें, टिक कर दिया और फिनिश। जैसे ही फिनिश दबाया, ये जोटेरो लॉन्च होके ओपन हो गया। ये देखिए, जोटेरो जब ओपन हो जाएगा तो इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये लेक्चर लेने से पहले इसको करके देखा था, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। अब ये बोल रहा है कि क्या आपको क्रोम का जोटेरो कनेक्टर चाहिए, तो ये हमें बिल्कुल चाहिए, तो हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए वो बहुत ज्यादा परमिशंस नहीं मांगेगा, ये फटाफट आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऐड हो गया क्रोम में। अब यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिमूव नहीं करना है, ये ऐड हो गया है। ये ऐड होके यहाँ पर ये पेज के फॉर्मेट में आ रहा है। जैसे ही मैं अपना कर्सर उस पेज पे ले जा रहा हूँ छोटे से, तो लिखा आ रहा है सेव टू जोटेरो, क्योंकि अभी हम वेबसाइट पे हैं, तो कह रहा है वेब पेज विद स्नैपशॉट, ठीक है। अब हमारा जोटेरो डाउनलोड हो गया है,
अब इसको मैं बंद भी कर देता हूँ आपको एक समझाने के लिए। मैंने बंद किया और इसका शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे भी आ गया है, तो डेस्कटॉप से मैंने इसको ओपन किया तो ये जोटेरो इस तरीके से हमारा खुल गया। ये आपका पूरा ब्लैंक आएगा, ये 5 यहाँ बीच में टाइटल कुछ नहीं आएंगे और माय पीएचडी नाम का यहाँ कोई फोल्डर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका माय पब्लिकेशन, डुप्लीकेट आइटम्स, अनफाइल्ड आइटम्स इस तरीके से आएगा। 3 कॉलम है यहाँ पे, एक सबसे पहले लेफ्ट में है माय लाइब्रेरी, बीच में एक कॉलम है और नो आइटम इन दिस व्यू, राइट में भी एक कॉलम है। तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं जोटेरो को, ठीक है, और कनेक्टर भी क्रोम के साथ वाला इंस्टॉल हमने कर लिया है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीज, ठीक है। ये अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, डाउनलोड करने की ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, जोटेरो का ओवरऑल डिस्प्ले हम देखेंगे सबसे पहले। हाँ बताइए। सर वेलकम टू जेटोरो तक तो पहुंच गए, इसके बाद सर वेलकम टू जोटेरो तक तो पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए मैडम, आप कहाँ रह गए? हम डाउनलोड कर लिया सर, हमने। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ जी सर। डाउनलोड हो गया आपका? हाँ जी सर। और वो आपने इंस्टॉल कर लिया? हाँ जी सर, वो भी कर लिया। कनेक्टर हाँ बस। तो जी। अब आप है ना, ये वाले आपका जोटेरो खुल, इस तरीके का जोटेरो आ गया होगा आपका। एक मिनट सर, जोटेरो के शॉर्टकट से उसे ओपन कर लो। ये नीचे हाँ टैब जी। पे आ रहा होगा, टैब में छोटा सा जेड लिखा, रेड कलर का जेड लिखा हुआ आ रहा होगा। हाँ हाँ आ गया सर, ये भी आ गया। उस पे क्लिक करो, ये फाइल आ जाएगी। वेरी गुड, आप साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात जी है। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन अब अपनी दूसरी एक्सरसाइज है, इसको समझना कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट कॉलम है, मिडिल कॉलम है, राइट कॉलम है। जब हम इसे यूज करने लगेंगे तो हमारे भी कॉलम इस तरीके से फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट कॉलम में जोटेरो की लाइब्रेरी और कलेक्शंस है, इसमें आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं और उसमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप एक साथ मल्टीपल अगर रिसर्च भी कर रहे हैं या कुछ अलग, आप कुछ फाइल्स को अलग स्टोर करना चाहते हैं, कुछ को अलग करना चाहते हैं, तो अलग अलग फोल्डर बना के उनमें स्टोर किया जा सकता है। मिडिल कॉलम में जब आप एक फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइल आएगी। जैसे मैंने यहाँ माय पीएचडी नाम का फोल्डर बनाया है, उसमें 5 चीजें सेव की। तो जैसे ही मैं माय पीएचडी पे क्लिक करूंगा तो ये 5 टाइटल जो मैंने सेव कर रखे हैं वो आ गए, ठीक है। इसके बाद में सबसे राइट में जो कॉलम है सर इन पेपर्स को फिजिकली सेव किया जाता है या फिर सिर्फ इनका डेटा? आप सुनो मैडम, पहले थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे, जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन पूछो तब पूछ लें आप, क्योंकि ये सब बात कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे राइट कॉलम में उस पेपर की सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो अब आप देखिए, मैंने पेपर सेव कर रखे हैं, आर्टिकल है। इस आर्टिकल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस तरफ सबसे राइट हैंड साइड में इसकी इंफॉर्मेशन आ गई पूरी कि ये क्या है। ये जनरल आर्टिकल है, इसका टाइटल क्या है, ब्रिंगिंग डेवलपमेंट बैक इनटू माइक्रो फाइनेंस। ऑथर कौन है, ओटेरा एंड मारिया, ठीक है। पब्लिकेशन हाउस क्या है, जनरल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ESR रिव्यू। कौन सा वॉल्यूम है, पहला। इशू कौन सा है, पहला। कौन से पेज पर है, दूसरे। कब, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, तो 1999। कौन से URL से ये हमें मिला है, कब मैंने इसको एक्सेस किया है, वो तारीख भी आ गई कि मैंने आज 23 फरवरी 2024 को इसको एक्सेस किया था 1:54 पे। मैंने कहा ना, ये मैंने आपके लिए पहले इस लेक्चर को तैयार किया है, तो यहाँ से ये साबित भी हो गया। देखें आप, 1:54 पे इसको मैंने इसमें ऐड किया है। कौन से कैटलॉग से किया है, तो साइंस वाले पबमेड से ज्यादा करते हैं, जैसा मैंने पता नहीं मुझे ज्यादा, और गूगल स्कॉलर से किया है। तो अलग अलग जो ये रिसोर्सेज होते हैं जहां से आपने इसको एक्सेस किया है वो भी आ जाएगा, और इसको कब कब यूज किया है वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये आप देखें हर आर्टिकल की, और हर, ये जो दूसरा मैंने ऐड किया था ये बुक है, तो इसमें बुक का टाइटल लिखा हुआ आ गया, बुक के एडिटर्स का नाम आ गया, ऑथर्स का नाम आ गया, बुक का प्रकार आ गया, किस तरह की बुक है, पब्लिशर आ गया, डेट आ गई, ISBN नंबर। जो भी बुक पब्लिश होती है उन सबका एक सेपरेट ISBN नंबर होता है, वो भी आ गया, ठीक है। DOI भी एक होता है, आपने सुना है नहीं, हर यूनिक आईडी होती है हर पब्लिश्ड, ऑनलाइन पब्लिश्ड आर्टिकल या मटेरियल की, वो DOI होती है, वो आपकी
आ जाती है। तो ये सब की इंफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में आ रही है। अब ये लास्ट में मैंने जोटेरो का वेब पेज, तो आप देखिए यहाँ आइटम का नाम आ गया वेब पेज, टाइटल जोटेरो डाउनलोड, और इस यूआरएल से और इतने बजे इसको किया गया है। ठीक है, अभी तक अपन ने करना नहीं सीखा है, पर अभी हम इसके स्ट्रक्चर को जान रहे हैं कि भाई ये क्या चीज जो सामने हमारे दिख रही है क्या, लेफ्ट हैंड कॉलम में क्या है, मिडिल कॉलम में क्या है और राइट कॉलम में क्या है। आगे भी आपको बात समझ में, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब हम अभी तो हम क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो तो हो सकता है ओवरवेल्म इंफॉर्मेशन के द्वारा आप ओवरवेल्म हो रहे हो कि यार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन है। हमने कुछ भी नहीं किया, हम वहां पे गए, डाउनलोड बटन दबाया, एक्सटेंशन पे इंस्टॉल का बटन दबाया और जोटेरो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जेड करके ओपन हो गया और ये यहाँ ओपन हो गया। अभी तक हमने सिर्फ इतना सा काम किया है, और डाउनलोड तो ऐप भी आप मोबाइल में करते रहते हैं, बस वैसे ही डाउनलोड किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है अभी तक। चलिए नेक्स्ट हम आ गए कि अब ये बता रहा है कि अगर आपको इंस्टॉल ब्राउजर कनेक्टर इंस्टॉल करना है क्या, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। फिर अब हम आ रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक फोल्डर बना हुआ है जिसपे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो न्यू कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप इस पे क्लिक करें। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप अपना रिसर्च आर्टिकल या जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वो एरिया, सपोज माइक्रो फाइनेंस, मैंने यहाँ पे लिखकर एक फोल्डर बना दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देखिए अभी वहां पे माई लाइब्रेरी में लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर में माई लाइब्रेरी आ रहा है, उसमें माई पीएचडी लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ, और कोई इसमें फोल्डर नहीं है। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, ये देखिए माइक्रो फाइनेंस नाम का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, माई पीएचडी पे कर रहा हूँ तो उसमें आ रहे हैं आर्टिकल, माइक्रो फाइनेंस पे कर रहा हूँ तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, सभी पहुंच गए यहाँ तक मेरे साथ? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब आ रहा है सबसे डुप्लीकेट का महत्वपूर्ण काम। हाँ जी, पार्डन, डुप्लीकेट बताइए आइटम, मैडम क्या कह रहे हैं? लेकिन ऑप्शन कुछ है डुप्लीकेट आइटम्स, उसमें क्या है, उसमें क्या करना है? कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, सिर्फ जो मैंने बताया और याद कर लीजिए। वैसे भी ये अवेलेबल भी रहेगा, आप देख भी सकते हैं वापस। इसके बाद में आप अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पे आ गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, साइटेशन ऐड करना। ठीक है, तो अब हम साइटेशन ऐड करेंगे। ये जोटेरो जो आपने डाउनलोड किया उसमें गए, माइक्रो फाइनेंस नाम का आपने फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये टाइटल जहाँ लिखा आ रहा है ना सेंटर कॉलम के ऊपर, यहीं पे प्लस का निशान आ रहा है। जब उस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो वो कह रहा है न्यू आइटम। न्यू आइटम पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बुक सेक्शन, डॉक्यूमेंट, जनरल आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, और जब मोर पे जा रहा हूँ तो इतने तरह के इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं कि कोई भी चीज, चाहे वो कोई आर्ट वर्क हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉग हो, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, कोई केस हो, डिक्शनरी हो, ईमेल आईडी हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, फिल्म हो, इंटरव्यू हो, इंस्टेंट मैसेज हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, मैगजीन हो, मैप हो, पेटेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, रिपोर्ट हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, थीसिस हो, कहीं से भी आप लेते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीख रहे हैं मैनुअल कैसे किया जाएगा। तो जैसे वर्ड में किया था वैसे ही इसमें भी है। जैसे ही आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा क्या है, मैंने कहा बुक है। तो जैसे ही मैंने बुक पे क्लिक किया तो कहेगा कौन सी बुक है, तो मैं कह रहा हूं बुक का नाम है माइक्रोफाइन। अब ये आप वहां बुक, जो भी आपके पास बुक है उसको देख के लिखेंगे, माइक्रोफाइनेंस डिफाइंड, ऑथर का नाम लिख देंगे, लास्ट फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट का मतलब है पहले लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट में फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, वो लिख दिया। फिर वॉल्यूम कौन सा है, सपोज एंड एब्स्ट्रैक्ट उसका अगर अवेलेबल है तो यहाँ वॉल्यूम लिख सकते हैं, सीरीज नंबर, एडिशन, प्लेस, पब्लिशर, डेट, सारी इंफॉर्मेशन। आईएसबीएन नंबर तो मस्त होता है, कोई भी बुक अगर आप साइट कर रहे हो तो उसका आईएसबीएन नंबर जरूर आप इसमें लिखो।
किसी यूआरएल से एक्सेस किया है तो होगे, और इसको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, इस तरफ जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जा रहे हो यहाँ पर नाम आता जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस डिफाइंड और क्रिएटर यानी ऑथर आसोपा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद में अब आप कहेंगे कि फिर सर इसमें और फिर वर्ड में तो कोई अंतर ही नहीं रह गया। बिल्कुल सही है आपकी सोच कि अगर हम मैन्युअली करते हैं तो इसमें और वर्ड में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये उससे एक स्टेप आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ा तो सेकंड पॉइंट देखें आप, जैसे ही आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो बोल रहा है ऐड आइटम्स बाय आइडेंटिफायर। मैंने कहा था ना DOI एक नाम लिया था मैंने अभी, तो DOI क्या है? ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर है। कहाँ से मिलता है? तो सपोज अपन जाएंगे गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर एक सर्च जो कि एकेडमिक राइटिंग्स का पूरा हब है। ठीक है, जैसे आपके लिए गूगल है वैसे इस पढ़ने वालों के लिए गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर पे आ गए। अब मुझे जानना है कि इम्पैक्ट असेसमेंट पे आर्टिकल देखना है मुझे। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट माइक्रो फाइनेंस मैंने लिखा और एंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर किया इतने सारे आर्टिकल यहाँ पर खुल गए। ठीक है, अब ये इतने सारे आर्टिकल यहाँ पर खुल गए ना, तो मैं एक आर्टिकल को ओपन कर रहा हूं। ये देखिए इस आर्टिकल के बारे में क्या आ रहा है, अभी बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। अब ये आर्टिकल जो है वो एल्सवेयर जनरल में वर्ल्ड डेवलपमेंट नाम की जनरल में छपा हुआ है। 28th वॉल्यूम का पहला इशू यानी जनवरी 2000 में, पेज नंबर 79-98 में ये आर्टिकल मैंने इसे लिखा है। ये भी माइक्रो फाइनेंस के अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत नाम। अब यहाँ पर देखो आप क्या लिखा आ रहा है, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये DOI है इस आर्टिकल का। क्या है ये? DOI है। ये इस डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन आइडेंटिफायर है। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आइडेंटिफायर, ये आधार कार्ड की तरह है, किसी और डॉक्यूमेंट में ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ इसका है। इसको कॉपी कर लेंगे अपन, यहाँ से Ctrl+C दबाया मैंने और कॉपी कर लिया और जोटेरो में गया। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ये बोल रहा है बुक का है तो ISBN नंबर लिख दो, DOI है तो ये लिख दो, पबमेड साइंस वालों का होता है वहां से लिया है तो पबमेड से आप यहाँ पर लिख दो आईडी उसकी। मेरे पास DOI है इसकी। ठीक है, तो मैंने DOI इसके अंदर पेस्ट कर दी। क्या करी? पेस्ट कर दी। और अब मैं कर रहा हूँ एंटर। मैंने एंटर बटन दबाया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये इस आर्टिकल को ढूंढ रहा है। ढूंढने के बाद में इसने इसे यहाँ ऐड कर दिया। अब इधर देखें, जनरल आर्टिकल, टाइटल ऑफ वर्क, ऑथर, पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, डेट, जनरल का एब्रीविएशन क्या है, किस कॉमन नाम से जनरल जानी जाती है, DOI, ISSN नंबर, क्योंकि जनरल का भी होता है हमेशा ISSN नंबर, शॉर्ट टाइटल, जिस URL से इसे हमने एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या ये आपको बात समझ में आई? सर बस हमें आर्टिकल नेम डालना है, बाकी इसने खुद ने नेम नहीं डाला मैडम अपन ने, यहाँ पे हमने उसका आइडेंटिफायर डाला। अच्छा ठीक है सर। हमने उसका वापस से हाँ हम जा रहे हैं, जो आप बता रहे DOI थे। डाला। बिल्कुल ठीक ठीक सर है। इसका मतलब ये हुआ हम जो भी सर्च करेंगे मटेरियल वगैरह उसका आईडी वो DOI मतलब वो हम सेव करके रखें अपने पास। आप तो पूरा पेपर सेव करो ना मैडम, रेफरेंस इसमें जोटेरो में अच्छा अच्छा। पूरा रेफरेंस सेव करो। आप कहाँ DOI के चक्कर में पड़ रहे हो? फिर वही मैनुअल वर्क पे आ गए आप। दूसरे आर्टिकल पे जा रहे हैं अब हम। जी ठीक है, ये ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, जनरल ऑफ माइक्रो फाइनेंस ESR पर है। इसमें ये दिया हुआ है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, बायोग्राफी। अब जनरल थोड़ी सी चालाकी करती हैं, DOI
नहीं लिखती हैं कई बार। तो उसका कुछ कारण ये भी हो सकता है कि वो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल अवेलेबल हो। ठीक है, ये देखिए ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप मैन्युअली पीडीएफ को भी जोटेरो में ऐड कर सकते हैं। जब आप मैन्युअली ऐड करेंगे जोटेरो में तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। अभी आपको बता रहा है सर आइटम कैसे ऐड सर? करना है बुक। हाँ बताइए। सर ये डीओआई डालने के बाद में पूरा आर्टिकल सेव हो जाता है क्या वहाँ पर? डीओ डालने के बाद में आपका आर्टिकल नहीं सेव हो रहा सर, उसका रेफरेंस सेव हो रहा है। रेफरेंस सेव होगा केवल। ओके सर, ओके सर। आपको आर्टिकल तो ऑनलाइन मिला, अपलोड करके अपने फोल्डर में रखें। जब आप उससे रिलेटेड मटेरियल वर्ड फाइल में लिखेंगे उस वक्त आपको उसको साइट करना पड़ेगा। ओके उसको सर, जब आपको साइट करना पड़ेगा तो चलो उस पर बाद में पहुंच रहे थे अपन, पर अभी उस पे अपन एक मैं आपको बता देता हूँ। न्यू वर्ड फाइल, हमने एक नई वर्ड फाइल खोली। यहाँ पर आप उस वर्ड से उससे आप टाइप करेंगे, है ना, आपने ये डेटा वहां से अपने पैराफ्रेज किया या कोट किया, जो भी किया। ठीक है, ये आपको के सर ने पढ़ा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अरे यहाँ पे एक और आइटम आ गया जिसका नाम है जोटेरो। ये अपने आप आपके वर्ड के साथ में इसने जोड़ लिया अपने आप को। अब इस जोटेरो पे हमने क्लिक किया तो अब ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऐड एडिट साइटेशन। अब इस जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सी स्टाइल में, तो हम तो एपीए फॉलो कर रहे हैं, तो एपीए पे करके सेलेक्ट ओके कर दिया। जैसे ही हमने एपीए पे सेलेक्ट करके ओपन किया तो इसने ये टाइटल ये बार खोल दिया। इस बार के ऊपर हमें वो कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन लिखो, पर यहाँ एक साइड में ड्रॉप डाउन मेनू है, उस पर जाएंगे हम। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो इसमें कीप सोर्सेज सॉर्टेड या क्लासिक व्यू, दो ऑप्शन है। हमने क्लासिक व्यू किया, क्लासिक व्यू करते ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने दो अपने अभी तक सेव किए हैं इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे सॉरी सोर्सेज, वो यहाँ पे आ गए। अब मैं इस फर्स्ट वाले को यहाँ पर साइट करना चाहता हूं, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओके दबाया। इसने यहाँ पर ये आपको जो ग्रे कलर में दिख रहा है साइट कर दिया, उसको कर दिया ना साइट। यस सर। इसी तरह आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे साइट करके। लास्ट में आप कहेंगे बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है, तो जैसे ही आप ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी पे सिर्फ क्लिक करेंगे ये आपकी बिब्लियोग्राफी पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये बाद में आएगा पर मैंने अभी बता दिया आपको एक बार, क्योंकि आपको ये डाउट आ रहा है कि सर ये जब आर्टिकल सेव ही नहीं हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ये देखो आप जब उस पर क्लिक करोगे, अगर वो ओपन सोर्स आर्टिकल है या आपने जिस सोर्स से उसको लिया है, क्योंकि हमने जो आर्टिकल लिया था ना उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं था, परचेज पीडीएफ है, तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो अपने को यहाँ ले आएगा। लेकिन अगर वो आर्टिकल फ्रीली अवेलेबल है या फिर आपने कहीं से उस यहाँ तो नहीं मिल रहा है ये, पर आपने कहीं से उसे डाउनलोड किया और उसको आपने फिर जोटेरो में पीडीएफ ऐड कर दिया, तो फिर वो आर्टिकल भी यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगा। आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए मैंने। क्या वो आर्टिकल यहाँ रहेगा? तो वो आर्टिकल यहाँ रहेगा अगर वो यहाँ जो आप अगर वो फ्रीली वेबसाइट पे अवेलेबल है तो जैसे उस पर डबल क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कहीं से आपने लाके पीडीएफ डाल दिया तो भी रहेगा। लेकिन अगर दोनों ही केस में नहीं है, आप सिर्फ साइट कर रहे हो और आपके पास पूरा आर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में से आपने साइट किया है, तो ये वहां जहाँ इसका वो वेबसाइट है वहां पे ओपन कर देगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए अब अपन अपने पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने मैनुअल ऐड कर लिया था, ठीक है, कैसे करना है। फिर हमने ये डीओआई की मदद से या आइडेंटिफायर की मदद से भी ऐड कर लिया। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐड नहीं कर सकते। जैसे अब मैं बैक करता हूँ, गूगल स्कॉलर पे वापस चलते हैं। गूगल स्कॉलर पे इतने सारे आर्टिकल आ रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से बहुत मेरे को चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे पेज का ऐड आ रहा है, पेज का निशान आ रहा था, लेकिन जब मल्टीपल ऑप्शन स्क्रीन पे मौजूद है तो यहाँ पे फोल्डर का निशान आ रहा है। फोल्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए जोटेरो आइटम सेलेक्टर खुल जाएगा। अब यहाँ पे ये लिस्ट आ गई जितने भी यहाँ पे रेफरेंस आर्टिकल्स दिए हुए हैं या पीडीएफ दिए हुए हैं। तो अब आप देखेंगे जहां लिखा हुआ है ना सर, तो ये पीडीएफ तो यूं का यूं उसमें सेव हो जाएगा, लेकिन जहाँ पीडीएफ अवेलेबल नहीं है वहां पे वो वेब पेज अवेलेबल हो जाएगा जहां उनकी इंफॉर्मेशन है। अब आप क्या क्या सेव करना चाहते हैं, तो मैं फुल पेपर जो जो अवेलेबल है वो सेव करना चाहता हूँ अभी तो फिलहाल। तो मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूंगा और क्या करूंगा, ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है। तो मेरे पास बहुत सारे फोल्डर है, मेरे पास है फोल्डर माइक्रो फाइनेंस का भी है और माय पीएचडी का भी है। तो मैंने माइक्रो फाइनेंस वाला सेलेक्ट किया और डन कर दिया। जैसे ही मैंने डन किया, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्या वो, एक सेकेंड, सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड कर रहा है, पीडीएफ ऐड हो रही है, 1 2 3 एंड इट माइट बी वर्किंग। तो वो 4 की थी हमने शायद सेलेक्ट वहां पे, तो वो सारे पीडीएफ इसमें ऐड हो गए। अब आप कहेंगे कि क्या ये आर्टिकल अवेलेबल है, तो पीडीएफ क्योंकि इसकी हमने यहाँ सेव कर दी है, तो जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा ये पूरा आर्टिकल हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। तो आप यहीं से पढ़ भी सकते हैं, यहीं से हाईलाइट भी कर सकते हैं उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट पोर्शंस को, यहीं पे उससे एडिटिंग कर सकते हैं सारी उस आर्टिकल में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर एक बार फिर से बता दीजिए, पीडीएफ ओपन कैसे किया? जिस भी यहाँ पीडीएफ, ये देखिए 4 पीडीएफ आ गए जो हमने कहे थे। जैसे ही सर आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही है सर। सभी के साथ प्रॉब्लम है? नो सर। मैम आप थोड़ा सा इस एरिया में आइए जहाँ पे आपका नेटवर्क आ रहा हो। तो अब ये देखिए, समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए इसमें आप देखेंगे ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ पे मैं गया और डबल क्लिक किया मैंने। कंप्यूटर में हर चीज डबल क्लिक से ही खुलती है। जैसे ही डबल क्लिक किया ये ओपन हो गया, जो वहां पे अवेलेबल था वो जोटेरो में सेव हो चुका है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने आर्टिकल कर लिया, हमने पीडीएफ कर लिया। इसी तरह हम वेब पेज भी कर सकते हैं। वेब पेज जैसे कि, तो मैंने कहा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मैं गया, अगर टाइम वेस्ट नहीं करें तो अपने पास जोटेरो की वेबसाइट भी ओपन थी। नेटवर्क वाकई में नहीं है क्या? ये जोटेरो की वेबसाइट ओपन है। तो इस जोटेरो की वेबसाइट का ये जो पेज है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेब पेज है इसकी ये, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन वेब पेज पे है, पर ये कोई ना तो रिसर्च पेपर है ना इसका कोई डॉक्यूमेंट है, पर ये वेब पेज पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं इस वेब पेज को ही यूज करना चाहता हूँ एज अ साइटेशन सोर्स। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे फोल्डर की जगह पेज आ गया है। तो ये बोलेगा सेव टू जोटेरो विद स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी ये इस वेब पेज की फोटो भी खींच लेगा और आपके लिए सेव कर देगा। ठीक है, कौन से फोल्डर में कर रहा है वो फिर से पूछ रहा है, तो हम कह देंगे कि भाई इस फोल्डर में ही कर दो आप इसको, माइक्रो फाइनेंस वाले में। तो ये देखिए यहाँ पे जोटेरो डाउनलोड्स, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, वेब पेज जोटेरो डाउनलोड, कौन सा URL है, कौन सी डेट को लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, आपने वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेट से या यूएन की वेबसाइट से वो डेटा लिया कि आज की तारीख में ये गरीबी जो है वो इतनी है सपोज, अब वो तो वहां अपडेट हो गया जब तक आपने रिसर्च की सपोज। अब आपने जहाँ साइट कर रखा है तो किसी ने कहा यार ये डेटा तो तुम पुराना दे रहे हो, तो आप जब साइटेशन इसका आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि इस वेबसाइट को एक्सेस्ड ऑन दिस डेट, यानी कि आपने जो डेटा दिया है वो गलत नहीं है, पर आपने जिस दिन एक्सेस किया था वो डेट ये है, उस दिन ये डेटा था। इवन स्नैपशॉट भी इसके अंदर आपका सेव रहेगा। ठीक है, देखना चाहे तो मैंने डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, विदाउट स्नैपशॉट भी सेव कर सकते हैं। अभी तक मैं क्लियर हूं? ठीक है, एक साथ एक से ज्यादा सेव करना हमने देख लिया आइटम्स। उसके बाद में इस प्रेजेंटेशन को देख के मत डरें, धीरे 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 समझाया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से पढ़ के जब समझते हैं टाइम लगता है, कोई समझाता है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। वही बात ये बता रहा है किस, ये देखिए कि यहाँ पे आपके आइटम आ गए हैं, कलेक्शन में लिस्ट हो गई है, मिडल में तो वो लिस्ट आती है, राइट हैंड साइड में उसकी इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब ये लाइन्ड शीट आ रही है तो इसका मतलब वो जनरल आर्टिकल है, ब्लू बुक आ रही है तो इसका मतलब है, और एक साथ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट आ रहे हैं अगर स्क्रीन पे तो फोल्डर अपने आप ओपन हो जाता है। तो जोटेरो खुद ही स्क्रीन ये बता देता है कि भाई ये किस में किस उसका कैसे सेव होगा। ठीक है, क्लियर है? अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि जोटेरो भी फुल प्रूफ नहीं है। हाँ जी सर, नंबर रेफरेंसिंग भी तो होती है ना, जिसमें नंबर्स के साथ जैसे हम रेफरेंस ऐड करते हैं, नंबर्स के जैसे साथ हमारा रेफरेंस ऐड करते हैं, पेज सर जैसे नंबर्स, अभी जो हाँ नहीं, रेफरेंस नंबर जैसे फर्स्ट नंबर पेज पे नंबर जो के हम साथ भी हो रेफरेंस ऐड जाएगा ना करेंगे हमारा जो भी, हाँ तो सर वो कैसे होता है? मैडम। रेफरेंस लिस्ट है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगी। हाँ जी। पहले नंबर वाइज आता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि वर्ड में चलते हैं अपन, यहाँ पर इंसर्ट में गए, नहीं सॉरी रेफरेंसेस में गए, यहाँ पर एक तरीका ये फुट नोट वाले में, जैसे सपोज मैं ये हुलमे वाला हटा देता हूँ और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा, यहाँ पर मैं फुटनोट लगाता हूँ सपोज। ठीक है, इंसर्ट फुटनोट। अब देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया, देख रहे हैं यस आप? सर। और यस यही सर। 1 नीचे लास्ट में भी लिखा हुआ आ गया। हाँ। अब यहाँ पर मैं फुटनोट जो भी डालना चाहता हूँ वो डाल दूंगा। क्लियर है? ओके तो ये ओके सर। नंबरिंग वाला जो तरीका था वो अब नहीं होता है। अब आप यहाँ पर, क्योंकि जो ज्यादातर जो स्टाइल्स फॉलो हम साइट करते हैं उस ऑथर को, नंबर नहीं लगाते कि 1 नंबर यहाँ लगा दिया, पीछे 1 नंबर पे जाके देख लो, 2 नंबर यहाँ लगा दिया 2 पे, ऐसे नहीं है। यहाँ ऑथर का नाम और ईयर आ जाता है, फिर आप क्योंकि वहाँ अल्फाबेटिकल में है तो सीधा ऑथर का नाम देख के वहाँ अल्फाबेटिकल उस जगह चाहिए और उस जगह जाकर वहां पे आप उस पेपर की डिटेल्स को देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं सपोज, क्योंकि मैंने कहा जोटेरो फुल प्रूफ नहीं है, कई बार आपको लगता है कि यार और डिटेल में ऐड करना चाह रहा था, कुछ डिटेल नहीं आई है, तो वो डिटेल आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉपी पेस्ट या टाइप जो भी आप करना चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमने बता दिया कि मल्टीपल एक साथ जोड़ने तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ हमने बता दिया कि अगर वेबसाइट आपको करनी है तो वेबसाइट में आप स्नैपशॉट के साथ और बिना स्नैपशॉट दोनों तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट का यहाँ वेब पेज का पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि अपने यहाँ पे भी जोटेरो की आ रही है। जैसे ही जोटेरो पे क्लिक करेंगे इसी तरह ये इसमें बता रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इसने की। अब ये कह रहा है कि आप चाहें तो इस जोटेरो में कुछ फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं आइटम में। तो अटैचमेंट ऐड करने के लिए आपको पेपर क्लिप वाले बटन को यूज करना है। ये अभी आपके काम नहीं आएगा, पर फिर भी जैसे आपने कोई लिंक है उसके साथ में आप अटैच करना चाहते हैं कि URL भी लिंक हो जाए, या कोई और कॉपी
एक और फाइल है जो इसी से रिलेटेड है, तो जब मैं इसको देखूं तो ये भी इसमें इसके आसपास अवेलेबल हो, तो आप कुछ स्टोर्ड फाइल जो कहीं से आप यहाँ पर लाकर रख सकते हैं या उसका लिंक यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इन जनरल ये आपके काम नहीं आएगा। बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट होगी जोटेरो से, तो इसने ये बताया है कि बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने के लिए अभी हमने वर्ड में कैसे क्रिएट होगी वो तो देखा था, जा करके देखा था ना, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जोटेरो में खुद में कैसे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जिन भी आइटम्स की बिब्लियोग्राफी बनानी है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सभी को राइट क्लिक करके और कर्सर नीचे लाकर सिलेक्ट कर लेंगे माउस से, जैसे सेलेक्ट करते हैं तो हाईलाइट हो गए। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट बिब्लियोग्राफी फ्रॉम आइटम्स, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पूछ रहा है किस स्टाइल में चाहिए बताइए, तो मैंने कहा मुझे एपीए में चाहिए 7th एडिशन, उसने कहा बिब्लियोग्राफी चाहिए, मैंने पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज आरटीएफ, सेव एज एचटीएमएल, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड प्रिंट। तो सेव एज आरटीएफ करेंगे तो ये वर्ड फाइल के फॉर्मेट में सेव करेगा। ठीक है, जब हम सेव करेंगे एज सेव एज आरटीएफ तो ये वर्ड फाइल के फॉर्मेट में सेव करेगा। तो हम सेव एज आरटीएफ पे मैं ओके कर रहा हूँ, ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में अनटाइटल्ड बिब्लियोग्राफी का नाम आ रहा है, चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं जैसा जो भी जिस भी तरीके से आपको याद रहेगी, क्योंकि ये बिब्लियोग्राफी आप यूं की यूं अपनी जो रिसर्च आर्टिकल या थीसिस में सेव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सेव का बटन दबाया मैंने, अब मैं देखूं तो सही कि वहां पर है भी या नहीं, तो मैं जाके डॉक्यूमेंट्स में देखा तो ये अनटाइटल्ड बिब्लियोग्राफी आ गई। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने जो जो वहाँ फाइल 4-5 ही सेव की थी उन सब की बिब्लियोग्राफी यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी ये जो फाइल जनरेट हुई है ये उसी क्या बोलते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपकी जनरेट हो गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक इसमें कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ, 2 काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप उसकी जानकारी जो भी उसकी आईडी है, आईएसबीएन नंबर है, आईएसएसएन नंबर है, डीओआई है, पबमेड की आईडी है, या जो भी जहाँ से भी जिस भी लाइब्रेरी से आप ले रहे हैं, तो जो आईडी है वो आईडी जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप और उसके बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस फाइल को यहाँ पर ऐड कर देगा, अगर वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है तो, नहीं है तो उसकी डिटेल जहाँ भी जिस भी वेब पेज पे अवेलेबल है, ऑथेंटिक वेब पेज, ऐसे नहीं कि भाई किसी जनरल का कहीं और भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वहां ऐड कर देगा, नहीं, वो पेज नहीं ऐड करेगा, ये ऑथेंटिक पेज ही ऐड करेगा यहाँ पे। ठीक है, जब ऐड हो गए तो उससे बिब्लियोग्राफी किस तरीके से क्रिएट होगी, तो आप सभी को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके उस राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट बिब्लियोग्राफी, क्रिएट करेंगे। और अभी आपका ये जो मैं आपको बात शुरू से कह रहा हूँ कि आज की तारीख में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आज की तारीख में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप नोट्स लें, जब पीएचडी हम शुरू करते हैं और जब से हम सर्च, आजकल तो कंप्यूटर पे ज्यादा सर्च होती है चीजें, हाँ प्रिंटेड मटेरियल भी सर्च होता है, तो प्रिंटेड मटेरियल की अगर ई बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप वो इसमें मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर से जितना भी मटेरियल आप एक्सेस कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर ऐड करके रखिए, नोट्स उसी में पढ़िए, जैसे ये पीडीएफ का ही फॉर्मेट है सपोज, तो इसी में पढ़ें, इसी में हाईलाइट करें, इसी में आप इसी में हाईलाइट करें, इसी में नोट ऐड करें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में, वरना आप बार बार एक ही चीज ढूंढते रहेंगे कि मैंने वो देखा था, मैंने वो पढ़ा था, वो कहाँ गया, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप इसको जोटेरो को मेरे हिसाब से काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। आप HTML फॉर्मेट में भी, HTML वेब ब्राउजर पे आपको दिखा देगा, क्लिपबोर्ड में आप सेव कर सकते हैं कि भविष्य में कहीं भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना है तो ले लो।
ठीक है। प्रिंटर को भी डायरेक्ट प्रिंट करने का ऑर्डर दे सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हाईलाइटेड साइटेशंस की बिब्लियोग्राफी बना देगा, आप सेलेक्ट करिए, उसकी बिब्लियोग्राफी बना देगा। आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी नहीं बनाना चाहते तो मैंने आपको कहा कि हम वर्ड के अंदर काम करेंगे और साइट करते रहेंगे अपने काम को। जैसे अब यहाँ पे हमने 4-5 आर्टिकल कर दिए हैं ऐड, तो जोटेरो में गया, मैंने ऐड साइटेशन किया तो इसने ये बता दिया। मैंने कहा क्लासिक व्यू दिखाइए, क्लासिक व्यू में से मैंने इसको सबसे पहले साइट कर दिया। फिर मैंने और काम किया दूसरे पेज में, पेपर में से देख के। हाथों हाथ आप साइट करते रहिए, आप भविष्य में बहुत फायदे में रहेंगे। दूसरे पेपर को मैंने साइट कर दिया, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने ऐड साइटेशन कर दिया, क्लासिक व्यू में गया, फिर मैंने ये तीसरा पेपर साइट कर दिया। बस अब मैं इतने ही साइट करूंगा। उसके बाद में मुझे बिब्लियोग्राफी बनानी है, तो मैंने कहा ऐड बिब्लियोग्राफी, तो तुरंत बिब्लियोग्राफी यहाँ पर ऐड हो गई। तो वर्ड में क्यों मैं वहां पे बिब्लियोग्राफी बनाऊंगा, अलग फाइल में रखूंगा, वो भी एक काम का है। हो सकता है वो काम आए, मैं नहीं कह रहा, अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज काम आती है। जहाँ तलवार वहां तलवार, जहाँ सुई वहां सुई। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिस भी चीज से आपका काम आसान हो उसको करना है। तो इस तरीके से आरटीएफ में सेव हो जाएगा। कहाँ सेव करना है वो बता दो, वो सेव कर देगा। ये पूरी बिब्लियोग्राफी हमने अभी सेव करके देखी है, वही चीज ये यहाँ बता रहा है। इसके बाद में ये वर्ड प्रोसेसर से इंटीग्रेट हो जाता है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड खोलते हैं तो वहीं लास्ट में जोटेरो आता रहता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब हम उसको खोलते हैं तो यहाँ ऐड साइटेशन, ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वर्ड के अंदर चलते हैं वापस। जैसे मैंने ये साइट बनाई तो मैंने एपीआई स्टाइल से बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैंने कॉन्फ्रेंस में भेजा, मेरा रिजेक्ट हो गया, दूसरे में भेज रहा हूँ, वहां पे एमएलए स्टाइल उसने कहा के हिसाब से बनाओ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को ये ऑप्शन देगा कि आप चेंज कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मुझे एमएलए स्टाइल चाहिए, ये रहा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन 9th एडिशन। मैंने कहा ओके, तो इसने चेंज कर दिया। अब आप पहले इसे देख लीजिए। इसमें पहले ऑथर का नाम आ रहा है, फिर आर्टिकल आ रहा है, फिर जनरल आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का पूरा लिखा आ रहा है VOL, नंबर पूरा लिखा आ रहा है, जन महीना और ईयर दोनों लिखे आ रहे हैं। पेज के लिए PP लिखा आ रहा है, पेजेस लिखे आ रहे हैं, और DOI क्रॉस रेफ में अवेलेबल है। ये DOI भी इसने लगा दिया, देख लिया आपने। अब मैं Ctrl-Z करूंगा ना तो ये वापस APA में चला जाएगा। Ctrl-Z वर्ड का शॉर्टकट है, जिसमें अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको रिवर्स करते हैं, या फिर यहाँ टॉप मोस्ट में भी ये बटन है जिससे हम रिवर्स करते हैं। तो ये APA में जाएगा, फिर हम फर्क देखेंगे दोनों में। मैंने ये Ctrl-Z किया, Ctrl-Z से ये चीज चेंज नहीं हो रही है, तो हम वापस डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में जाते हैं और APA ही कर देते हैं इसको। तो ये इसने वापस मेरे लिए चेंज कर दिया। अब आप देखें दोनों में फर्क, ऑथर का नाम आ रहा है, ईयर यहीं पे लिखा हुआ आ गया, उसमें ईयर और मंथ पीछे लिखा आ रहा था। फिर उसका टाइटल आ रहा है, फिर जनरल का नाम आ रहा है। अब वॉल्यूम नहीं लिखा आ रहा और इशू भी नहीं लिखा आ रहा। वहां VOL लिखा हुआ आ रहा था, इशू लिखा आ रहा था। PP यहाँ पेज नंबर के लिए नहीं लिखा आ रहा। DOI कहाँ से प्राप्त हुआ वो नहीं लिखा आ रहा, सीधा DOI आ रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जो कि मैनुअली करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो ये हमारा जोटेरो है, ये हमारी बहुत इसमें मदद करता है। एक बार आपने रेफरेंस लिस्ट बना ली तो फिर आप पेपर 2 छापिए, 5 छापिए, बार बार आपको एक ही काम को नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे जो ये बोल रहा है, ऐड, एडिट, बिब्लियोग्राफी का प्रिंट, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस से हमने स्टाइल चेंज करके देख लिया। ये मैंने आपको बता दिया। क्लासिक व्यू में जाना है, उससे आपको पता पड़ जाएगा पूरा, वो बता दिया। पेज नंबर भी आप साइट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप लिख कर लीजिए, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे इसने, पार्डन, बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना,
साइटेशन को एडिट भी किया जा सकता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि साइटेशन अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से मत एडिट करिए ये वर्ड में जाके कि मैं यहीं कर दूं, नहीं, यहाँ पे आप जाइए एडिट साइटेशन में, ऐड एंड एडिट साइटेशन में जाके, और अब ये देखिए क्योंकि ये साइटेशन मैंने चेंज कर दिया तो ये पूरी गड़बड़ हो गई। तो ऐसी हरकत नहीं करनी है, आप एडिट साइटेशन भी करना है तो आप जोटेरो में एडिट करिए, जैसे ही आप यहाँ एडिट करेंगे वहां पे भी हो जाएगा। अगर आपने वर्ड फाइल में एडिट किया तो होगा क्या, अभी तो मैंने एडिट कर दिया, जोटेरो इस फाइल को बार बार रिफ्रेश करेगा जब जब खोलेंगे, तो जैसे ही वो रिफ्रेश करेगा ना तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो हट जाएंगे और जो जोटेरो में इसका है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि टाइम भी अब खत्म हो रहा है। सर लेक्चर करीब Thank you, हो sir. गया। हाँ सर। सर ये निवेदन कर रहा हूँ मैं, ये क्लास बहुत लंबी चलती है सर, 7-8 घंटे परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे ही, इसका कुछ रास्ता निकालो सर। हाँ। तो क्या रास्ता है सर वाली से टाइम बढ़ा दो 15 दिन, टाइम बढ़ा दो 15 दिन का, पर 7-7 घंटे सर बहुत परेशान है, बच्चों की तरह बैठना पड़ता है सर। ओम जी सर सही बोल रहे हैं सर। 15 दिन का सही टाइम बोल बढ़ा। रहे हैं। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, सही बात है आप सर, तो सही बात है। वो बड़े लोग हैं और समझदार भी हैं, जो चीज जिसके बस में हो उसको ही सर, कही जाए। कोर्स कोऑर्डिनेटर तो सर आप ही हो, सारे ही तो कोऑर्डिनेटर तो आप ही हो सर, इसलिए अरे आपके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। आपकी जो रिक्वेस्ट है मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन 6-6 घंटे कंटिन्यू बैठना सर बहुत मुश्किल हो रहा है सर। Sir, if it is possible to extend up to April, even May, but sir, at least duration तो hours duration तो कम हो जाए सर। हाँ सर, घंटों आवर्स घंटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। मैं बात करूंगा और फिर बताता हूँ मैं 2-2 घंटे At the end of हो जाए तो सही है। लेकिन सर जो पढ़ रहे हैं जो अप्लाई भी करेंगे वापस तो ठीक रहेगा, वापस क्लासेस देख